अगली सुबह कपूर हाउस। आलोक जी हाल में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वही मारिया अपने कमरे से बाहर आती है और किचन में चली जाती है। तभी आलोक अपनी नजरें ऊपर करते हैं। तब तक मारिया किचन में जा चुकी थी। तभी सुधा भी अपने कमरे से बाहर आती है और उनके हाथ में एक बैग था। उसके हाथों में बैग देख आलोक पूछते हैं, क्या हुआ सुधा, कहीं जा रही हो? तभी सौरभ भी वहां पर आते हुए सोफे पर बैठ जाता है। तभी मारिया अपने हाथ में सभी के लिए कॉफी और ब्रेकफास्ट लेकर आती है। तभी आलोक की नजर मार पर जाती है तो बस वो उसे देखते ही रह जाते हैं। आज मारिया आलोक और अपने रिश्ते के सुधारने की पहली बार उसने साड़ी हल्के पिंक कलर की जो सिंपल थी उसके उम्र के हिसाब से पहनने पर वो और भी ज्यादा यंग लग रही थी। बालों में उसने क्लेचर लगाया था और मांग में भरी हुई सिंदूर। ये देखकर आलोक को अपने 20 साल 22 साल पहले की मारिया याद आ जाती है। उसे ऐसे देखे देख सौरभ मारिया के हाथ से काफी लेते हुए बोलती है, मारिया यू आर लुकिंग सो हॉट। ये सुनते ही आलोक के कान खड़े हो जाते हैं और वो सौरभ को घूर कर देखता है। तभी सौरभ अपने कॉफी पीते हुए तिरछी नजरों से सुधा को देखता है जो उसे ही घूर रही थी। ये देख सौरभ मारिया का हाथ पकड़ खींचकर अपने बगल में बैठाते हुए, जान तुम ऐसे ही इतनी अच्छी अच्छी बनकर आओगी तो मैं तुम्हें प्यार से गले लगाने के लिए तड़प जाऊंगा। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं और सुधा कुछ दिनों के लिए हनीमून पीरियड पर जा रहे हैं। ये सुनते ही सुधा जो मारिया से काफी लेकर पी रही थी उसकी काफी उसके गले में ही अटक जाती है और वह खांसने लगती है। मारिया उसके पीठ पर घुसा जड़ते हुए बोलती है, बेशर्म थोड़ी तो शर्म कर। यह सुनते ही सौरभ उसे ऊपर से नीचे देखते हुए, बेशर्म और वह भी तुम मुझे सिखा रही हो? जान बोलो मत, हम दोनों ही एक ही कैटेगरी में आते हैं, बेशर्मी की कैटेगरी में। ये सब देखते हुए ही सुधा आलोक से पूछती है, आलोक अपने रिश्ते में तो आगे बढ़ चुके हैं अपने अपने पार्टनर के साथ, पर फिर भी हमारा एक जगह रहना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा है। आई नो आप समझेंगे। ये सुन आलोक कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह भी यह बात जानता था। इन कुछ दिनों में भी वह मारिया के साथ एक कमरे में नहीं रहा। या तो हाल में ही सोता था या तो कहीं और, क्योंकि उसे एक अजीब सा लगता था ये दूरी, और साथ में उस इंसान इतने साल से उसके साथ रही है। पर सुधा जानती थी आलोक कुछ नहीं कहेंगे और जो करना होगा उसे ही खुले तौर पर करना होगा। ये सुन सौरभ बोलता है, हाँ हम सभी कुछ दिन जा रहे हैं, हो सके तो कुछ दिन नहीं, हमें मौसा मौसी बनने की खुशखबरी सुना देना। ये सुनते ही आलोक सुधा से बोलता है, सुधा इसे सच में ले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथों इसका खून हो जाए। ये सुन सौरभ उसे ताना देते हुए, खून तो बहुत पहले ही कर चुके हो, पर वह बात अलग है साली, मौत ऐसे कमबख्त चीज है कि हम दोनों को आती ही नहीं। उसकी यह बात सुनते ही आलोक चुप हो जाते हैं और वो काफी रख अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। आलोक के जाते ही मारिया उसे एक लात मारती है जिसके लिए सौरभ तैयार नहीं था और कॉफी सहित सोफे से नीचे लुढ़क जाता है। मारिया उसे एक धमका देते हुए बोलती है, तेरा शराब पीने वाला नशा अभी तक उतरा नहीं है क्या? तुझे कितनी बार कहा है कि तू थोड़ा कम बोला कर? ये सुन सौरभ वहां से उठते हुए सोफे पर बैठकर बोलता है, उसे भी तो पता चले कि हमने कैसी कैसी जिंदगी जी है उसकी बदौलत। ये सुन मारिया बोलती है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, शायद हमारी किस्मत में था, ये बात मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ। ये सुन सौरभ कुछ नहीं बोलता। तभी सुधा मारिया का हाथ पकड़ उसके गले लगाते हुए, दी मैं जा रही हूँ अपनी जिंदगी कुछ दिन जीने और उम्मीद करती हूँ आप और आलोक भी अपनी जिंदगी जिएंगे। ये सुन मारिया उसके सिर पर हाथ रख उसके माथे को चूम उसको गले लगा लेती है। कुछ देर बाद सौरभ और सुधा दोनों चले जाते हैं। उनके जाते ही शायद उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि कोई अपनी चील जैसी नजर उन दोनों के ऊपर ही डाला है। उनकी गाड़ियां जैसे ही जाती है एक आदमी फोन करते हुए बोलता है, बॉस मैं फोटो भेज रहा हूँ, ये दोनों कहीं जा रहे हैं। उधर से वो आदमी बोलता है, पीछा करो उन सब का और बताओ सब कहाँ जा रहे हैं। ये सुन वो आदमी फोन कट कर देता है। वही मारिया जब आलोक के पास अपने कमरे में जाती है तो आलोक अलमारी में से अपने कुछ फाइल के पन्ने पलट रहे थे। फिर कभी उसे रखते तो फिर कभी दूसरा फाइल देखते हैं। लगभग 5 मिनट से यही चल रहा था और मारिया हाथ बांधे खड़ी थी। लास्ट में जब मारिया इरिटेट हो जाती है तो मैं जाकर आलोक से उसकी फाइल को लेती है और उसे अलमारी में रखकर अलमारी बंद कर देती है। ये देख आलोक जाने लगते हैं तो मारिया उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ कर लेती है। आलोक की आंखें नम हो जाती हैं और वो उसे अपने गले से लगा लेता है। आलोक हल्की नम आंखों से मारिया को देखते हुए बोलते हैं, बहुत तकलीफ दी है ना मैंने तुम्हें, बहुत तकलीफ। ये कह उसे देखने लगते हैं तो मारिया उनके चेहरे को हाथों में भरते हुए बोलती है, तकलीफ तो मैंने आपको दी है। आलोक उसे देखने लगते हैं तो मारिया बोलती है, ऐसी तकलीफ दी है कि आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यही वजह है ना कि आप मेरे करीब नहीं आ पा रहे हैं। आलोक अपनी नजरें चुराने लगता है तो मारिया उसके चेहरे को ऊपर कर बोलती है, आई नो आपको यही डर है कि कहीं आप मेरे करीब आए और मैं आपको छोड़कर चली ना जाऊं जैसे उस समय हुआ था। आलोक उन यादों में खो जाता है जब लास्ट बार मारिया जबरदस्ती की रिक्वेस्ट पर आलोक के साथ इंटीमेट हुई थी और उसके अगले ही दिन वो कई महीनों तक गायब हो गई थी यह कहकर कि अनाथ आश्रम जा रही है। ये सुन आलोक उसे देखने लगते हैं तो मारिया उसके चेहरे का हाथों में पकड़ बोलती है, अब मेरी मौत आ जाए चाहे कुछ और, अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी क्योंकि भी नहीं।
थक गई हूँ, मुझे भी मेरी जिंदगी जीनी है आपके साथ। अपनी बच्ची को सही सलामत अपनी आंखों के सामने देखना है, पूरे परिवार के साथ रहना है। ये बोल वो आलोक के माथे को चूम बोलती है, बस एक मौका। ये सुन आलोक उसे खुद को छुड़ाते हुए बोलते हैं, पर कैसे? तुमने आज तक मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं सिर्फ वही जानता हूँ जो दुनिया जानती है, और सबसे बढ़कर सिर्फ ये जानता हूँ कि मारिया तुम हो। इससे ज्यादा मैं क्या जानता हूँ तुम्हारे बारे में? ये सुन मारिया पीछे से उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, सब बता दूंगी, बस कुछ समय और अपने मारिया पर विश्वास कर कीजिए। ये सुन आलोक मारिया की आंखों में देखने लगते हैं। मारिया की आंखों में एक हल्की सी नमी थी, एक चाहत थी, एक तड़प थी। ये देख आलोक झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख लेते हैं। आलोक के ऐसा करते ही मारिया भी उसके बेहद करीब चली जाती है। साड़ी से झलकती उसके कमर पर हाथ रख उसे अपनी बाहों में भींचते हुए काफी डीपली किस करते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। मारिया भी आलोक के गले में बाहें डाल लेती है। वही आलोक उसे अपनी गोद में उठा बिस्तर पर ले जाते हैं और उसे वही लेटा एक नजर मारिया को देखते हैं जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। आलोक जाकर रूम का दरवाजा बंद करता है और फिर मारिया के करीब जाकर उसे बेहद करीब से देखने लगता है। मारिया आलोक के ऐसे करीबी से धड़कनें बढ़ जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देख आलोक के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो उसके होठों के करीब चले जाते हैं। वही फिर से यह एहसास से मारिया पूरी तरह से जाती है। उसके कमर पर आलोक के हाथ फील हो रहे थे, जिसे फील कर उसके हाथ आलोक के साथ पर कसते चले जाते हैं। धीरे धीरे आलोक अपने होठों को उसके गर्दन पर फिराने लगता है। ये सब एहसास मारिया को महसूस हो रहा था जैसे पहली बार हो। शायद यह इतने सालों की दूरी थी, वो तड़प थी जिसकी उसने उम्मीद छोड़ दी थी। आलोक समय के साथ साथ धीरे धीरे पैशनेट होता चला जाता है, क्योंकि दूरी तो उसने भी सही थी अपने प्यार के लिए, अपने वचन के लिए। वही मारिया आलोक के हर छुवन पर उस प्यार के सागर में बहती चली जा रही थी। वही धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे को अपने आप को समर्पित करने लगते हैं। कुछ देर में उनके कपड़े उनके नीचे फ्लो पर थे और दोनों ही अपने उस दूरी को मिटा चुके थे। जो दूरी पिछले 23 साल से उनके अंदर थी, उस दूरी में भी आज उसे प्यार का अनुभव था। दर्द के बाद भी आज मारिया को एक मिनट एहसास दे रहा था, जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। आलोक समय के साथ साथ बेहद एग्रेसिवली मारिया के साथ लव मेक करने लगते हैं और दोनों ही अपने प्यार में गुम हो चले थे। वहीं दूसरी तरफ सौरभ गाड़ी चलाते हुए गुनगुनाए जा रहा था, ये शाम मस्तानी, ये शाम मस्तानी, मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे, तेरी और लिए जाए, ये शाम मस्तानी। सौरभ गाना गाते हुए सुधा के साथ जा रहा था, पर वही सुधा जो जस्ट ऑपोजिट उसे हमेशा घूरती या गुस्सा होती रहती थी। पर उसके चेहरे पर फिलहाल में एक मुस्कान थी और वह कभी बाहर देखती है कभी सौरभ को। उसे आज अपने जीवन एक अलग ही खुशहाल लग रहा था। वही सौरभ जो कब से देख रहा था कि सुधा उसे ही देख रही है। ये देख वो गाड़ी रोकता है। सुधा सौरभ की तरफ देखते हुए हैरानी से बोलती है, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दिए? ये सुन सौरभ बोलता है, वह क्या है ना, मेरी जिंदगी में शांति मुझे भी हजम नहीं हो रही थी। ये सुन सुधा उसे ना समझ में देखती है तो सौरभ बोलता है, वह क्या है ना, तुम्हारे वह बहन और जीजा वहां पर रासलीला कर रहे हैं तो यहाँ मेरे भी मन में कुछ उथल पुथल सी हो रही है। ये सुन सौरभ उसे घूरने लगती है और उसके पीठ पर एक मुक्का जड़ देती है। ये होते ही सौरभ उसके हाथों को पकड़ अपने पास खींच लेता है और उसे अपनी गोद में बैठा उसे बेहद करीब से देखते हुए बोलता है, तुम्हें पता है ना तुम किसकी बेटी हो? ये सुन सुधा ना समझ में उसे देखती है तो सौरभ उसके माथे से माथा लगाकर बोलता है, तुम डीडी की बेटी हो, जो डीडी किसी के सामने नहीं झुका। तुम मारिया की बहन हो जिससे मौत भी काम जाता है। तुम सौरभ की बीवी हो जिसे किसी ने हरा तो नहीं पाया पर अपनों से कमजोर जरूर कर देता है। सुधा थोड़ी पीछे होकर हल्की घबराती आवाज में, सौरभ तुम्हारी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही, तुम अजीब सा साउंड कर रहे हो। ये सुन सौरभ उसे देख मुस्कुराते हुए, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदा रहूंगा, जीते जी तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। ये तुम्हारे पिता और मुझे जिंदगी देने वाला डीडी की कसम है। ये सुन सुधा की आंखों में नमी आ जाती है और वह रोते हुए बोलती है, मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है सौरभ। ऐसी बातें मत करो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे अब और कोई तकलीफ नहीं देखना। क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बता नहीं पा रहे हो? वही सौरभ उसका चेहरा ऊपर करते हुए उसके गालों को चूमते हुए और फिर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। सौरभ को जवाब ना देते देख और सौरभ को इस तरह नजदीकी देख सुधा डर से कांपने लगती है। यह वो डर था जब उसके पिता को उसके सामने ही बंदी बनाया गया था। उसके परिवार के ऊपर एक काला साया उमा था, पर हर किसी ने सुधा को छांव रूपी ढाल से बचा कर रखा था, उस पर किसी की नजर पड़ने नहीं दी थी, जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। समय के साथ तो अपने आप को मजबूत कर चुकी थी, उम्र बढ़ चुकी थी, तजुर्बा बढ़ चुका था, पर अभी भी वह मासूम सुधा कहीं ना कहीं उसके दिल में थी। पर सौरभ की यह बात उसे अब हद से ज्यादा घबरा रही थी, पर उसे बोलने की इजाजत सौरभ ने नहीं दी थी क्योंकि उसके होठों पर उसके होंठ थे।
सुधा की आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे, वही सौरभ उतनी ही तेजी से उसे किस किया जा रहा था। जब अपने डर को सुधा नहीं संभाल पाती तो वह भी सौरभ की बालों में हाथ फंसा उसे किस करने लगती है। सुधा का साथ पाते ही सौरभ उसे अपने सीने से लगा लेता है। सौरभ का शरीर कांप रहा था। ये देख सुधा का डर अब और ज्यादा बढ़ने लगा था। तभी लगभग 2 मिनट के किस के बाद सौरभ सुधा को छोड़ता है। सुधा नम आंखों से सौरभ को देखती है और उसके गोद में ही उसके गले लग जाती है। तभी उसके कार के डोर को खटखटाया जाता है। बाहर से लगातार दरवाजा खटखटाने से सुधा के अंदर तक डर फैलता जाता है। तभी सौरभ दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है और बगल से सुधा। सुधा की नजर जब सामने जाती है तो वह घबरा कर 2 कदम पीछे हो जाती है, क्योंकि उन्हें इस समय कम से कम 50 से 60 लोग अपनी अपनी राइफल लेकर घेरे हुए थे। ये देख सुधा नम आंखों से सौरभ को देखती है और सौरभ के आंखों में कोई डर नहीं था। तभी सामने वाली कार से एक आदमी का बाहर निकलता है, जिसने अपने पूरे चेहरे पर एक कपड़ा लपेट था। उसके बाहर निकलते ही सभी के सभी जो उसके सामने थे एक साइड हो जाते हैं और वह आदमी बड़े ही रोब से एक बंदूक कंधे पर टांगे अपनी कार के बोनट से टिक सौरभ को एक मिस्टीरियस स्माइल से देखने लगता है और उसे देख बोलता है, तो आखिर मिलना हमारा हो ही गया। सौरभ धनंजय ये बोल वह हंसने लगा। वही सुधा सौरभ के पास जाने की कोशिश की, तब तक 2 से 3 लोग उसके ऊपर गन तान देते हैं। ये देख वह सामने वाला आदमी बोलता है, ओ, बहुत सालों बाद आपके चेहरे के दर्शन हुए। खूबसूरती आज भी आपकी वही है। हमें तो लगा नहीं था कि आप जिंदा भी है और वह भी अपने ही बहन के पति के साथ। च ये उम्मीद नहीं थी हमें। सुधा कुछ बोल नहीं पाती, तभी वह आदमी सौरभ को देखते हुए, अब तो तुम मेरे पकड़ में आ चुके हो, कैसे निकलोगे मुझसे बाहर। ये सुन सौरभ हंसने लगता है और हंसते हुए ही वह अपने पॉकेट की जेब से एक घूंट शराब का पीते हुए बोलता है, कितनी अजीब बात है ना, एक को पकड़ने के लिए इतने लोग, लगता है तुम्हें अकेले खुद पर दम नहीं था अशरफ अली। ये सुन अशरफ जो चेहरे पर कपड़ा बांधा था उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, पर वह गुर्राते हुए बोलता है, भूलो मत तुम अशरफ अली के कैद में हो। ये सुन सौरभ उसे देखते हुए, कितनी बार तुमने मुझे कैद करने की कोशिश की पर अफसोस कभी कर नहीं पाए, और आज आए भी तो इतने लोगों को लेकर, क्या मुझसे इतना डर लगता है तुम्हें। ये बोल सौरभ हंसने लगता है। अपने मालिक के साथ इतनी बदतमीजी से बात करते देख एक आदमी जाकर सौरभ को जैसे ही अपनी राइफल उठाकर मारने को होता है, सौरभ बिना देखे ही इतनी फुर्ती से उसका गर्दन मरोड़ उसे वहीं पर पटक देता है। उसके ऐसा करते ही उसके ऊपर बंदूक रख लोग उससे दूर हो जाता है, तो सौरभ उसे सामने वाले आदमी को जो उसके ही नीचे पड़ा था उसके गर्दन पर पैर रखते हुए बोलता है, शेर बुरा जरूर हो गया हूं पर इतना भी नहीं कि मैं अपने शिकारों का शिकार न कर सकूं। मर्द हो तो सामने से लड़ो। ये बोल बगल वाले के ही बंदूक को छीनकर अपने साइड में गोली चल देता है, जिसने सुधा को पकड़ा था। गोली लगते ही वह आदमी उसी समय मर जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी सौरभ उस बंदूक के धुआं को स्मेल करते हुए बोलता है, उसे हाथ लगाने की भी किसी ने गलती की तो पूरा का पूरा सभी का जनाजा निकाल दूंगा यहाँ पर। उसकी इतनी भारी और गहरी आवाज सुन एक पल के लिए सभी सुधा से दूर हो जाते हैं। तभी वो आदमी यानी कि अशरफ जो सामने था वो चलते हुए आता है और सुधा के चारों तरफ घूमते हुए बोलता है, आज भी वही खूबसूरती है, मन तो करता है मसल दूं तुम्हें पर नहीं। अशरफ अली का भी एक स्टाइल है, मेरी नजर जिस पर पड़ जाती है जब तक उसे ना पा लूं मैं किसी और को हाथ भी नहीं लगाता। तुम्हारी नंबर बाद में बहुत तड़पाया है तुमने मुझे। यह बोल वह अपने आदमियों से बोलता है, बहुत ही सलीके से इसे कैद करो और हाँ मैं अपने दोस्त की आखिरी इच्छा जरूर पूरा करूंगा, कोई भी इसे छूना मत। सुधा नम आंखों से सौरभ को देखे जा रही थी। सौरभ उसे एक नजर देखता है, वही सुधा भी उसे देख रही थी। अगले ही पल सुधा की चीख निकल जाती है। सुधा नम आंखों से सौरभ को देखे जा रही थी, वही सौरभ सुधा को ही देख रहा था। तभी अचानक सुधा की चीख निकल जाती है। सौरभ खुद को देखता है जिसके शरीर में कमर से लेते हुए हाथों को लपेट सीकेट बांधा जा रहा था। ये देख सौरभ की आंखें लाल हो जाती है और वह सामने खड़े उस इंसान को देखता है तो वह बोलता है, अब क्या है ना, तू खुद को हनुमान जो समझता है। ऐसे ही तेरी सीता को हरण कर, नहीं नहीं नहीं, तेरी सीता तो खुद हमारे पास आई थी और तू आकर हमारे ही राज में तहलका मचाया था। आए तो तुझे तो कम आंकना मेरी बेवकूफी होगी। ये देख वह अपने आदमियों को बोलता है, इसे लेकर चलो अड्डे पर। वही सुधा रोने लगती है तो सौरभ अपने हाथों से उसे सीकर को पकड़ खुद को रोक सुधा को देख बोलता है, बस एक लास्ट बार मुझे माफ कर दो सुधा, पर यदि जिंदा रहा तो इसका साम्राज्य खत्म करके ही तुम्हारे पास आऊंगा। ये सुन अशरफ हंसते हुए, खुद के पैर आग में है और तो दूसरे को आग लगाने की बात कर रहा है, चल तुझे तो मैं जन्नत की सैर करवाऊंगा, आखिर बड़ी मुद्दतों के बाद तू कैद में जो आया है। वहीं कुछ आदमी सुधा के चारों तरफ बंदूक तान देते हैं और उसे गाड़ी में बैठने को बोलते हैं। सुधा रोते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। सुधा रोते हुए गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों को वहां पर लेकर चले जाते हैं। वही आदित्य अपने ऑफिस में बैठा था। तभी रोहन भागते हुए आदित्य के पास आता है। ये देख आदित्य नजरें उठाकर बोलता है, क्या हुआ, कौन तुम्हारे पीछे पड़ गया जो ऐसे भाग रहे हो। ये सुन रोहन घबराते हुए, ब्रो
हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। ये सुन आदित्य तुरंत अलर्ट हो जाता है और तुरंत रोहन के पीछे जाता है। एक कमरे में जाते ही जाता है तो वहां पर न जाने कितनी टीवी, कंप्यूटर तो सब कुछ लगा था, जो हर जगह के वीडियो चल रहे थे। तो कहीं की लोकेशन। तभी रोहन बोलता है, ब्रो 10 मिनट के लिए हमारे सिस्टम को हैक किया गया है। ये सुन आदित्य तुरंत एक कीबोर्ड पर अपने बटन चलाने लगता है और सब चेक करने लगता है। तो एक में आन्या के कॉलेज का, तो एक राजवंश हाउस का, तो एक कपूर हाउस का, हर जगह का वीडियो चल रहा था। तभी उसे सब ठीक लगता है। अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और वो कपूर हाउस में लोकेशन चेक करने लगता है तो उसे मारिया और आलोक का लोकेशन वही मिलता है। तभी वह सौरभ और सुधा का लोकेशन चेक करता है तो हॉस्पिटल का लोकेशन नहीं था। वही लगभग 5 मिनट की ट्राई करने के बाद अचानक आदित्य उसे कंप्यूटर को उठाकर जोर से जमीन पर फेंकता है और चिल्लाकर रोहन को बोलता है, उसे तुरंत इन्फॉर्म करो। ये कहते ही आदित्य वहां से तुरंत निकल जाता है। वही वीर, जो आदित्य को हैकिंग रूम में जाते देखा था, वह भी आदित्य को ऐसे निकलते देख उसके पीछे निकल जाता है। वही रोहन किसी को फोन लगाने लगता है। आदित्य गाड़ी में बैठता है। आदित्य अपने कमरे में जाता है, वहां से निकल जाता है। उसके निकलते ही वीर भी उसी के पीछे निकल जाता है। आदित्य गाड़ी में बैठता है और पीछे से वीर और आदित्य तेजी से गाड़ी लेकर निकल जाता है। उसके निकलते ही उसके गार्ड भी उसके पीछे निकल जाते हैं। वही बड़ी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। वही आदित्य वीर से बोलता है, मारिया माँ को कनेक्ट करो। वही वीर बिना कोई सवाल किए मारिया को कनेक्ट करने लगता है। पर मारिया का फोन बज तो रहा था पर हाल में रखा हुआ था। मारिया अपने कमरे में आलोक के सीने पर कर रख सुकून से सोई हुई थी। वीर लगातार कॉल पर कॉल लगाया जा रहा था पर मारिया कॉल उठा नहीं रही थी। वही आधे रास्ते जाने पर ही 3 से 4 गाड़ी और भी आदित्य के कार को प्रोटेक्ट कर लेती है और उसके साथ चलने लगती है। सड़क पर इस समय ऐसी गाड़ी चल रही थी जैसे पूरे सड़क पर कोई मंत्री आया हो। इतनी गाड़ियां चलने लगी थी, एरिया के लोग देख हैरान थे। वही वीर बोलता है, कॉल नहीं लग रहा है आदि। ये सुन आदित्य बोलता है, तुरंत अधीरा को कॉल लगाओ। कहाँ है उसे तुरंत बोलो, लोकेशन ट्रैक करें। तभी वीर बोलता है, किसका? ये सुन आदित्य बोलता है, आशिमा का। ये सुन वीर की आंखें बड़ी हो जाती है और वह बोलता है, ओ माय गॉड। वही आदित्य वीर इस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां इस समय सौरभ की गाड़ी खड़ी थी। वहीं पर जाकर उनकी सारी गाड़ियां रुकती है। तो आदित्य तुरंत वहीं पर जाकर उनकी सारी गाड़ियां रुकती है तो आदित्य तुरंत उस गाड़ी से बाहर निकलता है तो देखता है वहां पर सौरभ की गाड़ी खड़ी थी। साथ में नीचे ब्लर गिरे हुए थे। वो घुटनों पर बैठकर सब देखता है और चारों तरफ नजर घुमाता है और जोर से हाथ कार की बोनट पर दे मारता है। इस समय उसकी सांसें तेज चल रही थी। तभी वीर उसके कंधे पर हाथ रख, रिलैक्स, खुद को रिलैक्स नहीं करोगे तो फिर सोचोगे कैसे। आदित्य जब वहां पहुंचता है तो वहां पर सौरभ की गाड़ी देखता है। दरअसल आदित्य सुधा के गाड़ी का जीपीएस ट्रैक करता है क्योंकि किसी को पता नहीं था। पर आदित्य हर किसी के सिक्योरिटी को अपने ध्यान में रखा था। जीपीएस से उस गाड़ी के लोकेशन पर पहुंचता है और वहां की स्थिति देख अपने हाथों को जोर से कार पर दे मारता है। उसकी आंखें इस समय लाल, बेहद लाल, और बॉडी गुस्से में कांप रहा था। ये देख वीर उसके कंधे पर हाथ रख बोला, आदि रिलैक्स, रिलैक्स होकर सोचो। आदित्य हल्की नम आंखों से वीर को देखते हुए बोलता है, वीर सोचना क्या है, तुम सोच भी नहीं सकते। इस समय क्या हो सकता है? सौरभ पा उसके कब्जे में है। इसका मतलब जानते हो? यह वो इंसान है जिन्होंने हर किसी की जिंदगी में आग लगाई है। और यदि सौरभ पा को किसी ने पकड़ पाया पर उन्हें मेंटली कमजोर करके पकड़ा गया है क्योंकि सुधा माँ उनके साथ ही थी। और यदि अब वो उसकी कब्जे में है तो इसका मतलब वो उन्हें हर तरह का टॉर्चर दे रहा होगा, क्योंकि यदि उसके लिए उसका सबसे पहले कोई दुश्मन है तो वो सिर्फ सौरभ है। और मैं कुछ नहीं कर पाया, ये बोल अपने हाथों को फिर से दे मारता है। वहीं दूसरी तरफ एक घने जंगल में, जहां पर दिन के बावजूद वहां पर अंधेरा छाया हुआ था, एक टूटे फूटे जगह को कई लोगों ने घेर रखा था। देखकर ही लगता था किसी जंगल में रहने वाले आदिवासियों का घर है। वहीं पर अंदर एक आदमी की चीख सुनाई दे रही थी। वही सौरभ के दोनों हाथों को दीवार में एक सीका में बांध उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। उसके पूरे बॉडी में इतनी ज्यादा चोट आई थी कि उसकी बॉडी अब तक छिल चुकी थी। सौरभ को बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था और उसी के सामने वह इंसान जिसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था, वह अपने चेहरे पर इस समय मास्क लगाया था और वह सौरभ को अपने मुंह में शराब की बोतल लगाए बैठ पीते हुए उसे देखे जा रहा था। तभी वह अपना हाथ दिखाकर रोकते हुए बोलता है, अब बताओ असर कौन है? ये सुन सौरभ दर्द में भी मुस्कुराते हुए, क्यों फट रही है उसका नाम सुनकर, जैसे एक समय डीडी का नाम सुनकर तुम सभी की फटती थी। ये सुन वो आदमी गुस्से में उठता है और उसके मुंह पर जोर से पकड़ते हुए बोलता है, भूल मत, उस डीडी का साम्राज्य मैंने हिलाया था। ये सुन सौरभ गुस्से और मुस्कुराहट के साथ, तुम सभी आतंकवादियों पीठ पीछे वार करना आता है पर खुद का दम नहीं है कि सामने से लड़ सके। ये सुन अशरफ अली हंसते हुए, ओहो, तो तू ये क्यों भूल रहा है कि डीडी ने खुद अपनी मौत चुनी थी। उसने हमारा काम लिया था और वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया था।
ये देख सुन सौरभ गुस्से में बोला, डीडी कभी भी आतंकवादियों का संगठन का मदद नहीं करते थे, तूने उन्हें फंसाया था। फ्लैशबैक। डीडी अपने चेयर पर बैठे हुए थे। तभी उनके सामने सौरभ आते हुए, दादा अशरफ अली, शोएब अली का भाई आपसे मिलना चाहता है। ये सुन डीडी उसे देखते हुए कुछ सोचकर बोलते हैं, हमारा वसूल है, यदि कोई हमारे द्वार पर आता है तो हम उसकी बात एक बार सुनना चाहते हैं। तभी सौरभ बोलता है, लेकिन ये सब आतंकवादी हैं टी। वो इतना ही कह पाते हैं कि डीडी उसे घूर कर देखते हैं। इसका मतलब साफ था कि उन्होंने जो कहा है सौरभ को वही करना है। कुछ देर में वो अंदर आता है और इस समय दोनों आमने सामने बैठे थे। वही सौरभ डीडी के पीछे खड़ा था। तभी डीडी बड़े ही शान से बैठते हुए बोलते हैं, तो अशरफ अली क्या काम पड़ गया तुम सबको हमसे। ये सुन अशरफ उनके सामने एक फाइल रखते हुए, इसे आप चेक कर सकते हैं, हमने सुना है आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो वह काम पूरा करके रहते हैं। डीडी पहले फाइल चेक करते हैं और उसे पढ़कर बोलते हैं, पर इसमें हमारा क्या फायदा। ये सुन अशरफ बोलता है, मुझे पता था कि आप अपने फायदे का काम नहीं करते और सुना है आप जिस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं उसे मरते दम तक करते हैं। इसीलिए हम आपके फायदे का सौदा लेकर आए हैं। ये बोल वो एक फाइल और देता है। वही सौरभ अशरफ को घूरे जा रहा था, जिसे अशरफ अच्छे से महसूस कर रहा था। तभी डीडी उस फाइल को चेक करते हैं और उसे चेक कर उनके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन था। ये देख सौरभ डीडी को देखने लगता है तो डीडी उसकी तरफ फाइल बढ़ा देते हैं। उस फाइल में यह एक आइलैंड का पेपर था, आइलैंड जिसे डीडी को बहुत जरूरत थी। वो उसे आइलैंड पर अपना खुद का खुफिया बनवाना चाहते थे जिसके लिए उन्हें जरूरत थी, पर वो उन्हें मिल नहीं पा रही थी। पर सौरभ डीडी से पूछता है, इस आयरलैंड इसकी कीमत तो काफी कीमती है और तुम हमें एक ऐसी डील पर यह गिफ्ट क्यों दे रहे हो। ये सुन अशरफ उसे देख बोलता है, आयरलैंड भले ही कीमती है पर हमारा वहां पर अभी कोई काम नहीं है, और रही बात मेरे लिए ये डील भी जरूरी है। दरअसल ये फाइल यानी कि यह डील इंडियन आर्मी में अपना वेपन बेचने से था। अशरफ और सोहेब अली बहुत बड़े बड़े वेपन बनाता था, पर वो अपने वेपन को हर जगह अधिक मात्रा में भेज अपना वेपन को बिक्री करना चाहता था, और वो इंडियन आर्मी में डीडी के टैग के जरिए अपना वेपन भेजना चाहता था, क्योंकि इंडियन आर्मी डीडी से भी काफी वेपन खरीदना था। ये डील घाटे का नहीं था। सौरभ कुछ बोलता उससे पहले ही डीडी बोलते हैं, मुझे ये डील मंजूर है। ये सुन अशरफ के चेहरे पर एक अजीब से स्माइल थी, जिसे शायद कोई नहीं जानता था। डीडी उस पर साइन करने लगते हैं। तभी अशरफ बोलता है, वैसे काफी खूबसूरत है आपका घर। यह बोल वो चारों तरफ देखने लगता है, जिससे डीडी भी एक पल के लिए रोककर अपने महल को देखने लगते हैं, और सौरभ की एक नजर अपने उस घर की तरफ जाती है। बस वही एक नजर एक पल शायद उनकी उल्टी गिनती शुरू कर दिया था। अशरफ ने अपने पैरों के जरिए टेबल फैन को जो कि उसकी तरफ था वो डीडी की तरफ कर देता है, जिसे अचानक उसे फाइल की पेज उड़ जाती है। ये देख सौरभ भी उस पेपर को पकड़ने लगता है और उठाने लगता है, पर शायद ये चीज ध्यान नहीं देता इस पेपर में दो पेपर अशरफ ने पहले ही जमीन पर गिरा दिया था, जिसे सौरभ ने सबमिट कर डीडी को दे दिया और डीडी ने साइन कर दिया था। लगभग 10 मिनट बीतते बीतते ही तभी डीडी का एक आदमी भागते हुए आता है, तो डीडी उसे देख बोलता है, क्या हुआ मोहन, तुम इस तरह से क्यों भाग रहे हो। ये सुन वो आदमी बोलता है, बॉस छोटी प्रिंसेस को किडनैप किया गया है। ये सुनते ही डीडी और सौरभ की हैरानी से बड़ी हो जाती है। वही यह सुनते ही अशरफ, जो अभी बड़े ही प्यार से बात कर रहा था, अचानक चेयर पर लीन हो डीडी के सामने पर के पैर फैलाकर बैठ जाता है। ये देखते ही वहां पर खड़े कई बॉडीगार्ड उसकी तरफ बंदूक तान देते हैं। ये होते ही अशरफ जोर जोर से हंसने लगता है। ये देख सौरभ आता है और उसके मुंह पर एक जोर से मुक्का मारते हुए बोलता है, बता बता कहाँ है सुधा। ये सुन अशरफ हंसते हुए, कितना कमजोर तुम सभी ने सिक्योरिटी रखा है, तुम्हारे नाक के नीचे से तुम्हारी छोटी प्रिंसेस को उठा ले गया और तुम कुछ कर भी नहीं सके। ये सुन डीडी उसका कॉलर पकड़ उसे उठाकर और सब कुछ जमीन पर फेंक देते हैं और बोलते हैं, भूल कैसे गया साले, तुम सब आतंकवादी कमीने खुद के नहीं हो तो मेरे कैसे रहोगे। जो खुद के सगे नहीं होते वो दूसरों के कैसे हो सकते हैं। अशरफ वही जमीन पर हंसकर बैठ अपने मुंह के खून को साफ करते हुए बोलता है, मुझे मारने से अगर तुम्हारी बेटी वापस आ जाए तो मार सकते हो, वह क्या है ना, तुम्हारी बेटी कहाँ है ये सिर्फ मुझे पता है। डीडी गुस्से में कुर्सी पर बैठते हुए बोलता है, क्या चाहिए तुझे का। ये सुन अशरफ हंसते हुए उठकर जाकर लड़खड़ाते हुए चेयर पर बैठ बोलता है, ये किया ना तूने असली बात। ये सुनते ही सौरभ एक लात उसके पेट पर और मारता है। ये देख अशरफ दांत पीसते हुए, भूल मत इस घर की चिड़िया मेरे कब्जे में है, अभी सुरक्षित है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए, इसके लिए तुम अपने इस हाथ उठाने पर भी अफसोस करो। ये सुन सौरभ उसे और मारने जाता है कि डीडी उसे हाथ दिखाकर रोक देता है, तो अशरफ हंसते हुए उस फाइल को उठाता है और उस फाइल से एक पेज निकाल उसे डीडी के सामने रखता है। डीडी जैसे उस पेज को देखता है और उसे पता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सौरभ भी उस पेज को देखता है तो वो अपने खून भरी आंखों से उसे देखने लगता है। तो अशरफ बोलता है, मुझे इंडियन आर्मी की वो खुफिया नक्शा चाहिए जिसकी मुझे जरूरत है, ये काम कर दो, सब आसान कर दूंगा।
डीडी बोलता है, तुम्हें मेरी बेटी को छोड़ना है, उसके बदले तुम जो कहोगे करूंगा। क्योंकि डीडी जानते थे ये सब आतंकवादी है और उसकी मासूम से बेटी के साथ कैसे क्या हो सकता है। ये सोच थी एक बाप के डर की। तभी अशरफ बोलता है, तुम्हारी बेटी को तुम्हारे हवाले कुछ ही देर में कर दूंगा। मैं तुम्हें 5 सालों का समय देता हूँ। मुझे उस चीज के बारे में जानना है जो मैं चाहता हूँ, और नहीं अगर मुझे चीट करने की कोशिश की है तो तुम्हारे नाक के नीचे से तुम्हारी बेटी को लेकर जा रहा गया था, उसके बाद क्या कर सकता हूँ ये कभी मत भूलना। ये सुन डीडी अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए बोलते हैं, यह मेरा तुम्हें वादा है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हें मेरी बेटी अभी के अभी वापस करनी होगी। लगभग 1 घंटे बाद दो आदमी सुधा को लेकर आते हैं। सुधा जैसे ही डीडी को देखते हैं वो दौड़कर जाकर डीडी के गले लग जाती है। उसका चेहरा देखकर ही बताया जा सकता था वो कितनी रोई चिल्लाई डरी हुई है। डीडी उसे अपने सीने में लगा लेते हैं कि कमजोरी उसका परिवार है। ये बोल हंसने लगता है। तभी अशरफ वहां से उठते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था तुमसे डरने वाले लोग इतना सख्त इंसान अपनी ही परिवार से हार गया। उसके बाद डीडी को ना चाहते हुए भी इस मिशन को लेना पड़ता है, क्योंकि वो सभी से दुश्मनी ले सकते थे पर उन आतंकवादियों से नहीं, क्योंकि वह जानते थे कि वह उनके परिवार का क्या हाल कर सकता है। वही इस मिशन के लिए सारिका जाने के लिए हामी भरती है, क्योंकि सारिका, सौरभ, मारिया तीनों ही उनके हाथ और पैर थे। लेकिन मारिया की कहीं जाने की वजह से और सौरभ को यहाँ पर रहने की वजह से सारिका इस मिशन के लिए हामी भरती है, और वो इंडियन आर्मी में डीडी के जरिए अपने 1 साल की मेहनत से वो इंडियन आर्मी में आर्मी की सोल्जर बन वहां पर जाती है। फ्लैशबैक एंड। ये सब सौरभ सोच अशरफ से बोलता है, एक बार तो तूने चलकर भले ही सभी को खत्म कर दिया हो, पर भूल मत अभी भी वह साम्राज्य दबा हुआ है, और रही बात असर की तो वह शख्स है जिसे तू जान भी नहीं पाएगा, और यदि जानेगा तो तू खुद जिंदा नहीं रह पाएगा। ये सुन अशरफ गुस्से में जाकर अपने पास रखे शराब को सौरभ के ऊपर डालने लगता है, जिससे सौरभ की एक चीख निकल जाती है। उस चीख को देखते हुए अशरफ बोलता है, बहुत जल्द हर किसी की ऐसे ही चीख निकलेगी। तुझे क्या बताऊं, तो क्या तेरी रूह भी मुझे बताएगी, और तुझे बचाने के लिए जरूर तेरा वह असर जरूर आएगा, और उसके बाद मैं वह रुका हुआ काम भी पूरा करूंगा, और फिर सौरभ के कान के पास जाकर तेरे डीडी के साम्राज्य की चाबी को अपने साथ ले जाऊंगा, और फिर अपने भाई की माशुका को भी। ये सुन सौरभ जोर से चिल्लाता है और अपने हाथ खींचने लगता है। उसे ऐसे तड़पता देख अशरफ जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य, जो वीर से यह बोलता है कि वो सौरभ के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आ सकता है। ये सुन वीर भी एक पल के लिए रोहकाम जाती है। तभी वीर आदित्य से बोलता है, आदि, जहां तक मैं जानता हूं यदि सौरभ पा को उसने पकड़ा है तो सौरभ पा तो कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वो जरूर कोई ना कोई सबूत छोड़े होंगे, और उन्हें कौन ले गया है, अगर यह हमें पता चल जाए तो हमें बहुत कुछ आसान हो सकता है। ये सुन आदित्य तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और वीर की तरफ देखने लगता है। उसके दिमाग में कुछ आता है और वो कार के ही चारों तरफ देखने लगता है। चारों तरफ देखते हुए वो कार की गेट खोलता है और उस पर नजरें गड़ा ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक चीज पर जाती है। वीर भी अब तक पहुंच चुका था। तभी आदित्य झुककर उसे चीज को देखने लगता है। उसे निशान को देख आदित्य बोलता है, अशरफील। दरअसल जब सौरभ सुधा को लेकर वहां से जा रहा था तभी उसे अपने चारों तरफ लोग महसूस हो चुके थे, और वो ऐसे रास्ते पर था कि वो कहीं भी दूसरी तरफ नहीं जा सकता था, क्योंकि वो पहाड़ी के हाईवे पर थे। ये देख सौरभ एक बार सुधा को देखता है और उसे अपने पास खींच उसे किस करते हुए वह अपने कार की चाबी से लगातार कार की डोर पर एक स्क्रैचेस बनाते जाता है, जो एक नाम था अशरफ, क्योंकि वो जान चुका था कि उसे कौन पकड़ने आया है। वहीं दूसरी तरफ एक फ्लैट में राघव अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचता है। उसे यहाँ पर कुछ संदिग्ध होने की खबर थी, तो उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो इस समय कई लोगों के साथ था। वो दरवाजा को खोलता है तो देखता है दरवाजा पहले से ही खुला है। वो सभी खुद को बचाते हुए अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें वो घर खाली दिखता है। ये देख राघव गुस्से में पैर मारते हुए बोलता है, फिर से हमारे साथ किसी ने प्रैंक किया है। मुझे अपने दरोगा होने पर उसे शर्म आ रही थी कि वो कैसे इतनी आसानी से किसी के भी बातों में आ सकता है। तभी वो जाने लगता है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है। देख वो चारों तरफ अपने आदमियों को ढूंढने के लिए बोलता है। तभी वो किचन में जाता है और किचन के चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे किचन के एक दरार से हल्का हल्का कुछ आवाज आ रहा था। ये देख वो सारे के सारे बॉक्स खोलने लगता है। तभी राघव जैसे ही एक बॉक्स खोलता है तो देखता है वो बॉक्स चाबी से लॉक है। ये देख वो जोर जोर से उसे खोलने लगता है। इसके अंदर कुछ है, पता करने से खींचने से उसका कब्जा चटक जाता है और दराज खुलकर टूट जाता है, और उसी में से एक लड़की लुढ़क कर बाहर गिर जाती है। ये देख राघव उस लड़की को पलटकर जोर से बोलता है, नेहा, और अपनी टीम मेंबर को चिल्लाता है, पांडे जल्दी आओ। पांडे जो उससे जूनियर था वो दौड़कर आता है। तो राघव बोला, तुरंत गाड़ी निकालो और हॉस्पिटल चलो, वहीं पर और सब चेक करने को बोलता है। अस्पताल में अब तक डॉक्टर नेहा को एग्जामिन कर रह चुके थे। वहीं बाहर राघव थोड़ी परेशान से बैठा हुआ था। उसे अब तक वहां पर कोई सबूत नहीं मिला था जहां से नेहा को लाया गया था।
डॉक्टर बाहर आते हैं तो राघव खड़ा होते हुए बोला, डॉक्टर कैसी है वह? डॉक्टर बोलता है, शी इज फाइन। राघव बोलता है, क्या हुआ था उन्हें? डॉक्टर, इन्हें बंद जगह पर रखा गया था। जिस हिसाब से इनकी पल्स चल रही थी उस हिसाब से यही समझ आ रहा है कि यह काफी कोशिश की थी उस जगह से निकलने की, पर ना निकल पाने से बहुत ज्यादा घबराहट अंदर आ चुकी थी और इसी के कारण वो काफी पैनिक भी हुई होगी। तभी राघव बोलता है, डॉक्टर उसे होश कब आएगा? ये सुन डॉक्टर बोलता है, 1-2 घंटे के अंदर होश आ जाएगा। डॉक्टर चले जाते हैं। वही राघव आशिमा को न जाने कितनी बार से कॉल कर चुका था। वो फिर से कॉल करने लगता है पर आशिमा फिर से कॉल नहीं उठाती है। ये देख अब राघव को थोड़ी परेशानी सी होने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने जेब में कुछ ढूंढने लगता है। अपने वॉलेट को निकाल उसमें से वो एक नंबर की लिस्ट निकलता है और वो उसे लिस्ट को देख एक राहत की सांस लेता है। ये तब का लिस्ट है जब आशिमा ने उसे एक नंबर लिख कर दिया था और उसे कहा था, यदि कभी भी मेरा कांटेक्ट छूटा और तुम्हें लगे कि मैं कोई खतरे में हूं और तुम कुछ कर ना सको तो इस नंबर पर कॉल करके बता देना। उस समय राघव ने पूछा था कि यह किसका नंबर है और तुम इतनी बेतुके बातें क्यों कर रही हो, पर उस समय आशिमा ने उसे अपनी भारी आवाज में कहा था, मैं कह रही हूं ना रखो, उस समय तुम्हें समझ आ जाएगा। राघव अपने नंबर से उस फोन पर कॉल करने लगता है। 5-6 से 5 कॉल लेकिन नहीं उठता। तभी वो जैसे ही फोन कट करने को होता है कि उधर से फोन रिसीव होता है और उधर से एक बार भारी और कर्कश आवाज आता है, हेलो। यह आवाज सुनते ही एक पल के लिए राघव अपने आप को संभालते हुए, हेलो। ये सुन उधर से कुछ बोला नहीं जाता तो समझते हुए राघव बोलता है, मुझे यह नंबर आशिमा ने दिया था। मैं राघव हूँ। ये सुनते ही उधर से थोड़ी तेज आवाज आती है, क्या बात? ये सुनते ही राघव नेहा के साथ हुए हादसे को बता देता है और आशिमा का फोन न लगने के बाद उधर से फोन कट हो जाता है। ये देख राघव बोलता है, कौन है जिसे कोई बात का जवाब तक नहीं दिया और आशिमा मुझे ऐसे लोगों के नंबर देती है, मुझे ही कुछ करना होगा। वही राजवंश कॉर्पोरेशन में जानवी इस समय रिसेप्शन पर खड़ी थी और रिसेप्शनिस्ट बात कर वो अपने इंटरव्यू का टाइम देखती है। वही रिसेप्शनिस्ट उसे बार बार समझाते हुए बोलती है, मैम अभी आपका कुछ समय के लिए इंटरव्यू नहीं हो सकता है क्योंकि इंटरव्यू को इस समय रोका गया है। ये सुन जानवी का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो पूरे 2 हफ्ते से इस चीज की तैयारी कर रही थी और उसे कहा भी गया था और अचानक इस तरह से उसका इंटरव्यू ना लेना उसे गुस्सा आ रहा था। वो खुद के गुस्से को कंट्रोल कर बोलती है, आप यहाँ के सीईओ आदित्य सिंह राजवंश को बताइए मेरे बारे में, वो मुझे मना नहीं करेंगे। ये बोल वो रिसेप्शन को देखती है तो रिसेप्शन वाली लड़की बोलती है, मैं समझने की कोशिश करिए, हमारे सीईओ भले ही इस पूरे कंपनी के ट्रस्टी हैं पर इस इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर कंपनी में वर्कर से रिलेटेड काम यहाँ पर रोहन सर करते हैं। रोहन नाम सुनते ही जैसे जानवी का तो दिमाग ही खराब हो जाता है और वह मन में और आंसू भरी आंखों से बोलती है, जरूर यह कर इंसान जानबूझकर मेरी इंटरव्यू नहीं ले रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बोल खुद को गुस्से को कंट्रोल कर उस रिसेप्शनिस्ट से बोलती है, ओके ठीक है, पर रोहन सर का केबिन किधर है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? ये सुन रिसेप्शनिस्ट बोलती है, मैं हम आपको इस तरह से किसी से भी मिलने नहीं दे सकते हैं। ये सुन जानवी थोड़ी तेज आवाज में बोलती है, लगता है तुम सभी पागल हो गई हो और जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। कब से तुम सभी से तमीज से बात कर रही हूँ पर तुम सभी को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। मैंने कहा कि मुझे मिलना है, उसके इतने कर्कश और तेज चिल्लाने की वजह से वहां पर कई एम्प्लॉय उसे देखने लगते हैं और सभी लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। रिसेप्शनिस्ट भी गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से में बोलती है, तुम जैसी लड़कियां बहुत आती जाती हैं यहाँ पर और इस तरह का हंगामा यहाँ मत करो। तभी वहां पर एक तेज आवाज आती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? तभी रिसेप्शनिस्ट सही से खड़े होते हुए बोली, मैनेजर शैली देखिए ना, यह इंटरव्यू के लिए आए हैं और इंटरव्यू को रोहन सर ने रोका हुआ है, पर यह जिद कर रही है कि इसे उनसे मिलना है। यह सुन शैली उसे एक बार ऊपर से नीचे देख बोलती है, जब आपको बता दिया गया है कि इंटरव्यू नहीं होगी तो फिर वह इतना ही बोल पाती है कि जानवी अपनी उंगली दिखाते हुए, मैं यहाँ तुम सबकी बात सुनते नहीं आई हूँ। मैं रोहन को जानती हूँ, यहाँ के सीईओ को जानती हूँ और यहाँ के डायरेक्टर को भी जानती हूँ और मुझे अभी का अभी मिलना है। तभी शैली भी उसे घुटते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कह दोगी कि तुम सबको जानती हो तो तुम्हें हम मिलने देंगे? अपनी यह थर्ड क्वालिटी का तारीफ कहीं और करना। वह इतना ही कह पाती है तभी जानवी की नजर दूसरे फ्लोर पर जाती है जहां पर वह एक कमरे में जाते हुए रोहन को देखती है। ये देखते ही वह चारों तरफ नजर दौड़ाती है और एक साइड से लिफ्ट देख वह तुरंत उसे तरफ जाती है और लिफ्ट में खड़ी हो जाती है। वो तुरंत दूसरे फ्लोर के लिफ्ट को दबा देती है, कोई समझ भी नहीं पाता और वो उस लिफ्ट में जा चुकी थी। लिफ्ट ऊपर दूसरे फ्लोर पर जा चुकी थी। सभी नीचे से देख रहे थे कि जानवी लिफ्ट से निकल उसी तरफ जा रही है जहां पर रोहन का कैबिन था। ये देख शैली भी गुस्से में तिलमिला जाती है और वह भी तुरंत लिफ्ट में जाती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। सभी लोगों की आपस में गॉसिप होने लगती है। वही रोहन अपने चेयर पर बैठा इस समय लैपटॉप में परेशान सा कुछ कर रहा था। रोहन जो ज्यादातर कंपनी का भार संभालता था, या ये कहा जाए रोहन ना रहता तो इस कंपनी की बागडोर संभालना मुश्किल हो जाता।
क्योंकि वीर जो ज्यादातर आदित्य के साथ ही रहता था, पर रोहन पूरा का पूरा कंपनी का ताकत वही था। चाहे वो आउट ऑफ कंट्री हो या कहीं और, वो आदित्य के हर राज से राजदार था। आदित्य उस पर अपनी जान छिड़कता था। सबसे छोटा और उसके लिए उसे बहुत लाडला था। अपने भाई से भी बढ़कर वो उसे मानता था। और रोहन के लिए आदित्य ही सब कुछ था। और आज सिक्योरिटी को इस तरह से 10 मिनट के लिए हैक करना ये बहुत बड़ी आने वाली संकट का खतरा था। इसीलिए उसने आज जानवी के साथ साथ कई लोगों का इंटरव्यू रोक दिया था, वह भी लगभग 1 महीने के लिए। पर यह बात जानवी नहीं जानती थी, उसका गुस्सा भी अपने चरम सीमा पर था। आखिर थी तो वह अधीरा की ही बहन। मासूमियत अपनी जगह थी, पर गुस्सा भी उसको उसी तरह आता था। वो रोहन के कैबिन का डोर जोर से खोलती है, जिसमें उसने रोहन को चेयर पर बैठे देखती है। इतनी धड़ाम से दरवाजा खुलते देख रोहन उस तरफ देखने लगता है तो सामने जानवी को देख वो थोड़ी गुस्से और तेज आवाज में, तुम्हें यहाँ आने की परमिशन कौन दिया और तुम बिना पूछे मेरे केबिन में कैसे आए? ये सुनते ही जानवी वहां पर जाती है और गुस्से में वही रखे फाइल पर अपना हाथ जोर से मारती है और उसे जोर से गिराते हुए गुस्से में बोलती है, क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? क्यों तुम मेरे पीछे किसी राक्षस की तरह लगे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ, जो तुम मुझे हमेशा परेशान करते हो और मैं समझूंगी नहीं? और आज तो तुमने मेरा इंटरव्यू रोक दिया, मैं इसका क्या समझूं? तीन, क्या तुम सच में नहीं चाहते कि मैं यहाँ काम करूँ? आए। अगर यही बात शायद जानवी ने नॉर्मल की होती तो एक पल के लिए रोहन उसे समझा सकता था, पर जानवी को इतने गुस्से और आक्रोश में उसके केबिन में आकर इस तरह से अफरा तफरी करते देख वो गुस्से में तिलमिला जाता है और उसे देखते हुए गुस्से में बोलता है, लिसेन जानवी, अपनी औकात में रहो। तुमको बड़े से कैसी बात करनी चाहिए इसकी तमीज नहीं है। कुछ दिन में तुम 18 साल की हो जाओगी, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अभी भी बच्ची हो। तुम्हारे अंदर इतनी सेंस नहीं है। यदि कंपनी में कोई निर्णय लिया जाता है तो वो सोच समझ किया जाता है। इसमें तुम्हारी और मेरी पर्सनल दुश्मनी क्या है? ये सुनते ही जानवी अपने आंसू भरी आंखों से उसे गुस्से में उसके सीने पर मार जोर से धकेलते हुए बोलती है, मुझे पता है, मुझे सब पता है, तुमने ये सब जानबूझकर किया है। तुम नहीं चाहते कि मैं अपने सपनों में आगे बढ़ूं। तुम बहुत बुरे हो। जानवी जो बहुत नाजों से पली हुई थी, हालांकि उसने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां देखी थी, पर उसे केडी ने हमेशा प्यार से ही पाला था। उसके हर सपनों को पूरा किया था। उसके अतीत से उसे एक अच्छी लाइफ देने के लिए उसने हर कोशिश की थी। जानवी, जिसे अब दूर दूर तक कुछ भी ज्ञान नहीं था कि आने वाली जिंदगी में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, उस बात से अनजान उसे लगता है कि रोहन उसे परेशान करता है तो वो उसे चिढ़ता है और इसी का कंप्लेंट और रोहन से करती है। रोहन अगर कोई और दिन होता तो शायद जानवी के कंप्लेंट को एक बचकाना हरकत समझता। अभी उसका मूड पूरी तरह से उखा हुआ था। उसके सर पर इस समय टेंशन था और जानवी का इतना बेतुका और उसका ये बिहेवियर उसके काम के बीच में आ रहा था, जो उसके पास समय बिल्कुल नहीं था। और जानवी का बार बार ऐसा करना उसका गुस्सा कर अगले लेवल पर जा रहा था। वो गुस्से में जानवी का हाथ पकड़ लेता है जिससे वो उसके सीने पर मार रही थी। फिर उसके हाथों को पकड़ मरोड़ते हुए उसका हाथ पीछे लगाकर बोलता है, सुनो जानवी, तुम कोई इतनी स्पेशल या तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ ये सब हरकतें करूं, और मेरे पास इस समय तुम्हारे फालतू सवाल का जवाब देने का समय नहीं है। इसलिए तुम अब यहाँ से जाओ। तुम्हें जो भी बात करनी होगी राजवंश हाउस में करना। ये सुन जानवी गुस्से भरी आंखों से देख रहा था। वही जानवी उसकी बातें सुन उसे गुस्से में देखने लगती है। उसके हाथों में दर्द हो रहा था। तभी शैली दरवाजा खोलकर अंदर आती है। तभी रोहन जैसे ही डोर पर देखता है तो जानवी मौका पाकर उसकी बाह पर जोर से दांत गड़ा देती है, जिससे रोहन उसका हाथ छोड़ देता है और उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। शायद जानवी ने काफी तेज से काटा था। तभी शैली अंदर आती है और जानवी के हाथ पकड़ खींचते हुए बोलती है, एक तो तुम यहाँ पर जबरदस्ती आ गई हो और ऊपर से तुम्हारी यह हरकत, तुम्हें शर्म नहीं आती? वह इससे ज्यादा कुछ कह पाती है कि जानवी ने जो अपना गुस्सा दबाया था उसे शैली के गाल पर चिपका देती है। उसके गाल पर एक तेज झन्नाटेदार थप्पड़ मारती है। शैली अपना गाल नीचे कर लेती है। ये देख रोहन गुस्से में जानवी को अपनी तरफ खींचता है और उसके गाल पर एक जोर से तमाचा खींचकर मारते हुए उसे गुस्से भरी आंखों से देख बोलता है, गेट आउट। निकलो मेरे कैबिन से अभी के अभी। जानवी, जो उसके मारने से उसके हाथ उसके गाल पर चले गए थे, उसका पूरा चेहरा एकदम झंझना गया था। आंखों में आंसू और बहने लगे थे और रोहन का ऐसे बोलना, वह भी इतनी गुस्से वाली आंखों को देख, और जानवी को भी डर लगने लगता है और वह रोते हुए वहां से भाग जाती है। ये सब देख शैली के अंदर एक सुकून सा छा जाता है और वह रोहन के पास जाने को होती है कि रोहन शैली को भी देख गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें अलग से नहीं कहना चाहता, अभी मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। निकलो मेरे कैबिन से। उसकी इतनी गुस्से और भारी आवाज सुन शैली भी वहां से निकल जाती है। वही रोहन अपने चेयर पर बैठ अपना सर पकड़ लेता है और अपने चेहरे में अपना हाथ रगड़ने लगता है। लगभग 5 मिनट के पास वह एक गहरी सांस लेकर कंप्यूटर पर फिर से कुछ करने लगता है, क्योंकि इस समय उसके पास सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जानवी कंपनी से बाहर निकलती है तो रिसेप्शनिस्ट उसे रोते हुए बाहर भागते हुए देखती है तो वह खुद में ही बड़बड़ाती है, लो हो गया तमाशा।
वही जानवी सीधे बाहर निकाल कार में बैठते हुए बोलती है, आप मुझे ले चलिए यहाँ से काका। ये बोल वो खुद का मुंह छुपाकर रोने लगती है। काका जो उसके ड्राइवर थे वो पूछना तो बहुत कुछ चाहते थे पर उन्हें पूछना सही नहीं लगा। वहीं दूसरी तरफ एक काफी सुनसान जगह पर एक कमरे में जहां पर चारों तरफ मशीन और हैकिंग की चीज रखी गई थी, वहां पर इस समय कंप्यूटर चलाने की कीबोर्ड की आवाज आ रही थी। वहां कोई और नहीं वीर हैक करने की कोशिश कर रहा था, पर वो कर नहीं पा रहा था। वही आदित्य सीसीटीवी देख रहा था, हर उस सड़क का सीसीटीवी कैमरा जिसे उसने मंगवाया था, जहां तक कपूर हाउस से उसे संदिग्ध एरिया तक का था, क्योंकि कहीं तो उन्हें पता चले, कोई क्लू मिले। और वही मारिया एक मेज से टिककर बैठी इस समय सिगरेट में सिगरेट पिए जा रही थी। उसकी आंखें इस समय बेहद लाल थी, जो देखने में किसी खूंखार से कम नहीं लग रही थी। वो एक सिगरेट पीती तो घबराहट में दूसरी सिगरेट को अपने मुंह में लगाती है। ये दशा देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था, या तो वो सच में कोई नशेड़ी है या तो वो कोई टेंशन दूर करने के लिए इस चीज का सहारा ले रही है। मारिया जब आलोक के साथ कपूर हाउस में आराम से सोई हुई थी, पर प्यास लगने की वजह से उसकी आंखें खोलती है, तो खुद को आलोक के बाहों में पाती है। एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ वह आलोक के माथे को चूम वहां से उठती है और खुद के कपड़े पहन वॉशरूम जाकर कुछ देर में वापस आती है। किचन की तरफ जाकर पानी लेकर वापस आ रही थी, तभी उसकी नजर अपने मोबाइल पर पड़ती है। पर इस बात से अनजान कि शायद उसका एक पल के लिए करीबी उसके किसी खास अपनों के लिए मुसीबत बन चुकी थी। वह जाकर मोबाइल देखती है तो उस पर आदित्य वीर सभी के इतने कॉल देख उसका माथा ठनक जाता है और वह बिना देरी लगाए तुरंत वीर पर कॉल लगाती है, तो वीर बस उसे आने को बोलता है। मारिया बिना कुछ पूछे वह अपने कपड़े चेंज कर एक लोअर टी शर्ट और चेहरे पर मास्क लगा वो वहां से निकल जाती है। उसे अब तक सुधा और सौरभ के बारे में पता चल चुका था और तब से ही वो सभी उन सभी को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो कर नहीं पा रहे थे। वही सुधा जो आदित्य का डर था वही मारिया के भी मन में था। सौरभ का टॉर्चर, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी उसे बचाने के लिए सौरभ ने किन किन से दुश्मनी ली थी और हर कोई सौरभ को पकड़कर उसे देखकर ही मारना चाहता था, क्योंकि इकलौता वही इंसान था जिसे हर किसी के नहले पर दहला दिया था। वही उसका भी रूह एक पल के लिए कांप चुका था, क्योंकि वो उन दरिंदों का सजा देना अच्छे से जानती है, आखिर इतने सालों तक उनके साथ जो रही थी। अब तक उसने न जाने कितनी पैकेट सिगरेट का पी रखी थी। जब सिगरेट उसका खत्म हो जाता है तो वो जोर से अपना हाथ मेज पर मारती है और अपना सिर पकड़ इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है तो वह वीर को देख बोलती है, क्या हुआ, कुछ पता चला? ये सुन वीर बोलता है, आपने जो बताया था कि सौरभ के पास एक डिवाइस है और उस डिवाइस की वजह से उसका पता लगाया जा सकता है, पर वो डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये सुन मारिया और परेशान से हो जाती है। वही आदित्य जो एक चेयर पर बैठ अपनी नजरें एक पल भी नीचे झुकाए बिना वो सिर्फ सामने देखे जा रहा था, अचानक कीबोर्ड से एक जगह पहुंच करता है। उसके पहुंच की बटन दबाते ही मारिया और वीर दोनों ही उसकी तरफ देखते हैं, तो आदित्य उस चीज को जूम करता है। मारिया वीर उठकर वहां पर जाते हैं तो आदित्य सामने देखते हुए बोलता है, जिस जगह पर हाईवे से 3 किलोमीटर पीछे से ही यह एक गाड़ी रास्ता को चेंज करते हुए सौरभ की गाड़ी के पीछे ही लगी थी। इसका मतलब वो चारों तरफ से चेंज कर रास्ता है, इसलिए पीछे लगा था ताकि उसे कोई सीसीटीवी कैमरा से समझ ना सके, और उसने हर जगह पर अपने नंबर प्लेट चेंज करवाई थी। पर तभी वीर, पर क्या? ये सुन आदित्य हर वीडियो के फोटोज को जिसको उसने मोबाइल में खींचा था उसे दिखाते हुए बोलता है, उसने नंबर प्लेट तो चेंज की थी पर हर गाड़ी पर यह एक रगड़ का निशान है जो सारे गाड़ियों पर है। ये सुन वीर बोलता है, तब फिर जब गाड़ियों का नाम चेंज है, नंबर चेंज है, तो कैसे हम पता करेंगे? ये सुन आदित्य बोलता है। फिर वो नंबर प्लेट पर जूम करते हुए बोलता है, यहाँ ध्यान से देखो, हर जगह नंबर प्लेट चेंज की गई है, यह आंखों का धोखा है। ये सुन मारिया बोलती है, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो हर जगह रुक रुक कर नंबर प्लेट चेंज करे। तभी वीर ना समझ में मारिया को देखता है तो मारिया बताती है, उसने नंबर प्लेट की जगह नंबर प्लेट पर जो नंबर है सिर्फ उसे चेंज किया है। वीर भी ध्यान से देखता है तो आदित्य बोलता है, अगर हमें जो भी लाइन ताज़ा लग रहा है उसको मिटा देंगे तो हमें नंबर प्लेट मिल जाएगा। बस फिर क्या था, सभी जूम करके जो भी कलर उन्हें कुछ डिफरेंट लग रहा था वो उसे रिमूव करने लगते हैं और वो सभी रिमूव करते ही उनके सामने एक नंबर प्लेट आ जाता है। ये देख वीर बोलता है, गुड, वेरी गुड आदि, अब इससे हमें बेहद आसानी हो जाएगी इस गाड़ी का पता लगाना। ये सुन आदित्य सामने देखते हुए बोलता है, पता करो ये किसकी गाड़ी है, उसके बाद हम इसके आगे का सोचते हैं, क्योंकि यह उन सबकी अपनी तो गाड़ी होगी नहीं। ये सुन वीर हाँ में सिर हिलाता है। वहीं दूसरी तरफ अनुराग और अशरफ दोनों ही आमने सामने बैठे थे और दोनों ही शराब पी रहे थे, और वही अशरफ इस समय हंस रहा था। तभी अनुराग बोलता है, चाचू जान, आपकी यह सब करने का मतलब नहीं समझा। आप अभी टाइम क्यों ले रहे हैं, और यह अचानक कुछ सौरभ का किडनैपिंग और फिर इधर हर किसी को अपने कब्जे में लेना। ये सोच सौरभ बोलता है, तुम समझ नहीं रहे हो, एक तीर से मैं हर निशाना लगाऊंगा। सभी की एक दूसरे में जान बसती है, कुछ तो पुराना हिसाब करना है और कुछ तो अभी का।
इस सभी को एक दूसरे में इतना उलझा दूंगा कि सब समझ नहीं पाएंगे कि वो बचाए किसे। तब फिर मेरा असली गेम शुरू होगा, ये बोल वो हंसने लगता है। वही कॉलेज में लगभग छुट्टी होने को थी और आन्या सभी एक जगह पर खड़े थे। वहीं आन्या बोलती है, ये किट्टू कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं, और उसके साथ ये निम्मी भी न जाने कहाँ आजकल गायब रहती है। इसका तो चेहरा ही देखे मुझे कितना दिन हो गया। ये बोल इधर उधर नजर दौड़ाती है। तभी उसे कीर्ति का अक्स दिखाई देता है। दरअसल दीवार की वजह से कीर्ति के एक हाथों की चूड़ी और उसके एक साइड का सूट दिख रहा था। ये देख वो पीयूष को बोलता है, भाई मैं आती हूँ किट्टू को लेकर। यह बोल वो अंदर चली जाती है। वही पीयूष जो कि सनाया अभी अभी बाहर आई थी, वो उसके पास चला जाता है और सनाया अपने सामने पीयूष को देख हड़बड़ा जाती है। सनाया उसको देख बोलती है, ऐसे मत आया करो यार, तुमने तो डरा ही दिया। ये सुन पीयूष उसे देख बोलता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये बोल सनाया बोलती है, नहीं मैं चली जाऊंगी। तुम मुझे इतना घुमाकर ले जाते हो कि मुझे टाइम लग जाता है, और वैसे भी मेरा रास्ता दूसरी तरफ है। पीयूष गुस्से में, मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें सुनाई नहीं देता। सनाया आंखें फाड़े पीयूष को देख रही थी। वो कभी भी इस तरह से गुस्सा होकर कभी भी नहीं बोलता था, और यह इतने ऑर्डर भरे लहजे में देख वो एक पल के लिए कंफर्म करने लगती है कि क्या ये सच में पीयूष है। वही पीयूष उसे खुद को ऐसे देखता पाकर बोलता है, देखो मेरा मूड कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अगर मेरा मूड अच्छा होता तो तुम्हारे ऐसे देखने पर अब तक मैं तुम्हें किस कर चुका होता, और फिलहाल में मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। पर अगर तुम ऐसे ही देखती रही तो कुछ पल के लिए मैं अपना इरादा बदल भी सकता हूँ। ये सुन सनाया जो मुंह खोलकर देख रही थी और एक पल के लिए शॉक्ड होकर खड़ी रहती है। वो हड़बड़ा कर बोलती है, लेकिन वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती। पीयूष उसका हाथ पकड़ उसे अपने साइड लेकर आता है, जहां पर उसे आन्या और कीर्ति का इंतजार था। पीयूष हमेशा आन्या कीर्तिप्रिया के चले जाने के बाद ही खुद जाता था, यह उसका हमेशा से आदत था। वही आन्या अंदर जाती है तो बिना आवाज के उस तरफ जाती है। अचानक वहां जाने पर उसकी आंखें थोड़ी सख्त हो जाती है। सामने अनुराग खड़ा था और उसने कीर्ति के कंधे पर हाथ रखा था, और कीर्ति का चेहरा देखकर लग रहा था कि उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वही निम्मी कुछ दूरी पर ही खड़ी थी। ये देख आन्या आगे जाती है और अनुराग का हाथ कीर्ति के कंधे से झटक देती है। एक पल के लिए तो अनुराग भी समझ नहीं पाता उसके साथ ही क्या हुआ। तभी अनुराग आन्या को देखकर बोलता है, यह क्या बिहेवियर है। ये सुनते ही आन्या भी थोड़े रूड टोन में, और यह आप क्या कर रहे थे सर। ये सुन अनुराग बोलता है, मैं सिर्फ हाथ रखा था और बात कर रहा था। ये सुनते ही आन्या अनुराग से बोलती है, पर वो कंफर्टेबल नहीं थी क्या, आपको ये चेहरे से नहीं दिख रहा है। और बुरा मत मानिएगा, सर पर पढ़ाई या कोई भी लेक्चर दूर से भी दिया जा सकता है। आपने मुझे भी एक बार ऐसे ही अनकंफर्टेबल कर दिया था, पर मैंने उसे समय इग्नोर किया। पर यह हर लड़की के साथ आपका ऐसे बर्ताव करना ये शोभा नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टीचर किसी को भी टच करके बात नहीं करते। उसकी यह सब बातें सुन अनुराग का गुस्से में दांत भींचते हुए वो मन में बोलता है, देखने में मासूम में पर जबान से एकदम कड़वी। भूल कैसे गया कि यह किसकी कार्बन कॉपी है, कुछ तो गुण और असर आएगा इसमें। पर फिर खुद को कंट्रोल कर कीर्ति की तरह देख बोलता है, मैंने जो समझाया तुम अच्छे से समझ गई ना। ये सुन कीर्ति एक हड़बड़ा सी जाती है और हाँ में सिर हिलाती है। वही निम्मी की आंखें नाम थी। वो कीर्ति को ही देख रही थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसके लिए वो क्या से क्या कर गुजर रही थी। वही अनुराग घूरते हुए आन्या को वहां से चला जाता है। वही उसके जाने के बाद आन्या कीर्ति को देख बोलती है, किट्टू ये सब क्या था, और तेरी आंखें तो कुछ डरी डरी सी क्यों लग रही है। क्या उसने कुछ कहा, सच सच बताना, अगर उसने कुछ किया होगा तो मैं उसका हाथ पैर तोड़ दूंगी। ये सुन कीर्ति मुस्कुरा देती है और मुस्कुराते हुए ही बोलती है, जब प्रैक्टिकल रूम में उन्होंने आपको पीछे से पकड़कर प्रैक्टिकल करवा रहे थे तो आप पर इनकंफर्टेबल थी, तो आपने उस समय कुछ क्यों नहीं किया। ये सुन आन्या चुप हो जाती है। सच था, आन्या खुद के लिए जल्दी लड़ना तो भूल चुकी थी, पर जब बात कीर्ति की या उसके किसी अपने की आती है तो वह लड़ने के लिए उसके अंदर एनर्जी आ जाती थी। कीर्ति को वीर की बातें याद आती है। आन्या का गुस्सा सिर्फ तुम्हारे और आदि के नाम पर वह पागल तक हो सकती है। ये सोचकर ही अपनी बहन के लिए बुरा भी लग रहा था और साथ में एक खुशी भी कि उसकी कोई चिंता करने वाला इतना है। पर फिलहाल में उसे अनुराग की वो बातें याद आती हैं जो अनुराग ने कही थी। यह सोच और निम्मी का हाथ पकड़ बोलती है, चलो लेट हो रहा है। वो दोनों जाने लगती है, तभी आन्या पीछे से बोलती है, रुको। ये सुन दोनों रुक जाते हैं तो आन्या निम्मी को देख बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू आजकल शराब पीने लगी है। ये सुनते ही वह एक पल के लिए हड़बड़ा जाती है। तभी निम्मी हकलाते हुए दी। वो इतना ही कर पाती है कि आन्या बोलती है, यार मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन सच में आजकल तू पहले की तरह हंसती बोलती नहीं है। देख हमारे घर में इतने लोग सीरियस पड़े हैं, कम से कम तुम लोग तो हंसा करो। इधर तुम चुप हो गई हो और उधर राहुल। कीर्ति उसका हाथ पकड़ खींचकर आगे ले जाती है। राहुल का नाम सुनते ही निम्मी की आंखें नम सी हो जाती है, पर वो अपनी नमी छुपा देती है।
वहीं बाहर आने के बाद पीयूष की नज़र एक बार निम्मी पर जाती है तो वो अपनी आंखें गुस्से से बंद करता है, क्योंकि जब नहीं जानता था तो बात अलग थी, पर अब सब कुछ जानते हुए अपनी बहन को ऐसी हालत में देख किसे अच्छा लगेगा। और वही कीर्ति पर भी उसकी नजर जाती है। आज उसे लग रहा था कि सिर्फ वही सबको वह बहन नहीं मानता, वो सभी उसके और उसके परिवार के लिए हर हद तक गुजर जाने को तैयार थी। वहीं पीयूष आन्या को देखता है और उसकी मासूमियत को देख वो मन में सोचता है, जिस इंसान के लिए पूरी दुनिया लड़ रही है वही इंसान अपने अस्तित्व से ही पूरी तरह बेखबर है। ये बोल खुद गहरी सांस लेता है। तभी सनाया बोलती है, अब सब आ गए, अब चलोगे। ये सुनते ही उसको याद आता है कि उसने कब से सनाया का हाथ पकड़ा हुआ है। आज प्रिया नहीं आई हुई थी क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कुछ देर बाद सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। उनके निकलते ही अनुराग, जो सभी को जाते हुए देख रहा था, वो मन में सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझसे बहुत कुछ छूट रहा है। वहीं दूसरी तरफ कपूर हाउस में जब आलोक की नींद उड़ती है तो वो मारिया को वहां नहीं पाते और वो चारों तरफ ढूंढते हैं। यहाँ तक कि उस पर कितनी फोन लगाते हैं पर मारिया फोन नहीं उठाती। उनका दिल बैठ जा रहा था। वो हाल में सोफे पर सिर पकड़े बैठे थे। 3 घंटे बीत चुके थे और वो अभी तक ऐसे ही बैठे थे। वो दिल और दिमाग से जंग लड़ रहे थे। उनके दिमाग में से अभी भी यही बात थी, पिछली बार की तरफ फिर से मारिया छोड़कर जा चुकी है। पर दिल बोल रहा था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और इस बार बिना किसी वजह, ठोस वजह जाने मैं मारिया को दोषी नहीं ठहराऊंगा। ये सब सोचते सोचते ही उनका इतना टाइम बीत जाता है। पर अब सब्र उनका जवाब दे चुका था। तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। उनकी नजरें उस चीज को पकड़ लेती है और वह उठकर खड़े होकर बालकनी की तरफ चले जाते हैं और वहां से दूसरी तरफ से देख जाते हुए वह एक गार्ड के कंधे पर हाथ रखते हैं जो इस समय कान पर फोन लगाया हुआ था। खुद के कंधे पर हाथ महसूस होते ही बॉडीगार्ड घबराकर पीछे देखता है तो आलोक उसके कान से मोबाइल छीनकर उस बॉडीगार्ड को जोर से पकड़ फोन अपनी कान पर लगाते हैं। तो उधर से आवाज सुनते हैं, मुझे उनकी पल पल की खबर चाहिए और उन पर बराबर अपनी नजर रखे रहना, कोई भी बाहरी इंसान को अंदर मत आने देना। तभी आलोक बोलते हैं, क्यों कर रही हो ये सब। यह आवाज सुनते ही उधर से जो मारिया थी चुप हो जाती है, क्योंकि वह जान चुकी थी कि वो गार्ड पकड़ा गया है। ये सुन मारिया बिना तनिक भी तेरी लगाए बोली, आपको मैं जानने नहीं देना चाहती थी, पर मुझे 1-2 दिन का समय चाहिए, फिर मैं घर वापस आ जाऊंगी। तभी आलोक बोलते हैं, तुम कहाँ हो बताओ, मैं आ रहा हूँ। मारिया को यह सुनने की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि आलोक फिर से उसके चले जाने पर उसे पर गुस्सा करेंगे और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। पर आप चिंता मत करिए, वो इससे ज्यादा कुछ कह पाती कि आलोक बात को बीच में काटते हुए, मारिया मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे पता है जरूर कुछ बात है, क्योंकि तुम्हारी आवाज में साथ घबराहट और तकलीफ सुन पा रहा हूँ। क्योंकि कुछ समय पहले जो खुशी थी वो खुशी तुम्हारे अंदर नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ। ये सुन मारिया एक गहरी सांस लेकर बोलती है, ठीक है आप आ जाएं। ये बोल वो एड्रेस सेंड कर देती है। आलोक उस बॉडीगार्ड को झटकते हुए बोले, साले पैसा मैं तुम्हें देता हूँ और सुनते तुम लोग मेरी बीवी के हो। ये बोल वह चले जाते हैं। रात करीब गहरा चली थी। एक सुनसान जगह पर एक कमरे में एक लड़की की घुटी घुटी सी आवाज आ रही थी। उसके मुंह पर टेप चिपकाया गया था और उसके हाथों को रस्सी से चेयर पर बांधा गया था। उसके हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कितने दिन से यहाँ पर बंधी हुई है। तभी एक आदमी अपने हाथ में खाना लेकर आता है और उस लड़की के मुंह से एक जोर से टेप बड़े ही बेदर्दी से खींच देता है, जिससे वो लड़की के मुंह से एक जोर से चीख निकल जाती है। तभी वो आदमी उसके सामने खाना रखते हुए उसके एक हाथ को खोलते हुए बोलता है, चल खाना खा ले। ये सुनते ही वो लड़की, जो कोई और नहीं आशिमा है, उस खाने को दूर फेंक देती है और चिल्ला कर बोलती है, अपना ये खटिया खाना मुझसे दूर रखो और मुझे छूने की कोशिश भी मत करो। ये सुन वो आदमी गुस्से में आशिमा के गाल पर एक जोर से चांटा मारता है। उसके ऐसा करते ही पीछे से एक बुलेट की आवाज आती है और वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। आशिमा की आंखें डर से बंद हो जाती है। वो सामने देखती है तो एक इंसान सामने आते हुए उसे देख बोलता है, कैसी है रिपोर्टर साहिबा। या कोई और नहीं, अशरफ था, जो मुंह पर इस समय मास्क लगाया था, जिसे कुछ दिन पहले आशिमा को एक औरत से लड़ते हुए देखा था। तब से ही वो उसका दीवाना हो गया था और उसे अपने जासूसों से पता भी चला था कि यह उसकी जासूसी कर रही है। ऐसे लोगों के सोर्स भी बहुत होते हैं। वही आशिमा सामने खड़े उस इंसान को देख घुरकर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यहाँ किडनैप करने की। छोड़ो मुझे, नहीं तो जानते नहीं कि तुम लोग के साथ क्या हो सकता है। ये सुन अशरफ एक चेयर लेकर वहां पर खींचकर सामने बैठी आशिमा को ऊपर से नीचे देखते हुए बोलता है, तुम्हें पता है मुझे जंगली जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद है। मुझे छुई मुई लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। तुम्हारी जैसे ही एक और जंगली लड़की थी जो मेरी गिरफ्तार में आई थी, बहुत ज्यादा उड़ रही थी, उसको ऐसा डराया कि उसे डर क्या होता है ये पता चल गया, और तुम्हारे साथ तो खेलने का अलग ही मजा है। ये सुन असीमा उसे देख गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, चाहते क्या हो तुम। ये सुन अशरफ बोलता है, तुम्हें। ये सुनते ही अभिमा गुस्से में तिल मिलते हुए, अपनी नजर जरा बचाकर रखना, नहीं तो मौका मिला तो तुम्हारे पहले इन्हीं आंखों को फोड़ दूंगी।
ये सुन अशरफ अपने दिल पर हाथ रख बोला, हाय क्या तेवर है तुम्हारे। ये सुन असीमा उसे घिन भरी नजरों से देखते हुए, शर्म करो, बाप की उम्र के हो, बेटी बेटा होंगे तुम्हारे। ये सुन अशरफ हंसते भी बोलता है, बेटा बेटी जरूर होंगे पर वह भी नाजायज कहीं घूम रहे होंगे। मैंने कभी कोई खास रिश्ता नहीं बनाया। अगर तुम इस अशरफ मियाँ की मलिका बनो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ये सुन आशिमा अपने लाल आंखों से उसे घूरने लगती है। ये देख अशरफ उठता और अपने पैरों से उस इंसान को जो अभी अभी मरा था उसे पैर से धकेलते हुए आशिमा के पास जाकर चेयर पर झुककर उसे देखते हुए बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है पर तुम उस राजवंश परिवार से जुड़ी हो जिसे मैं पूरा बर्बाद करना चाहता हूँ। ये सुन असीमा की आंखें बड़ी हो जाती है। राजवंश परिवार, सुन असीमा उसे देखते हुए, उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। और तुम, वो इतना ही कह पाती है कि अशरफ उसके गालों पर हाथ चलाते हुए बोलता है, गलती तो तुम्हारी भी नहीं है पर वह क्या है ना कि तुम उसकी बहन हो जिसे हम अपने साथ ले जाने आए हैं। ये सुनते ही असीमा जो उसके छूने से घिन महसूस कर रही थी, वो अपना चेहरा इधर उधर करके बोलती है, किसकी बात कर रहे हो तुम। तभी अशरफ बोलता है, वह तुम्हारी मासूम से प्यारी सी बहन आन्या जो उसे राजवंश परिवार साथ में आदित्य सिंह राजवंश की वाइफ है, उसे अपने साथ ले जाने आया हूँ, उसके पहले सब कुछ पर बर्बाद करने आया हूँ। ये सुनते ही आशिमा गुस्से में उसके घुरती है क्योंकि हाथ बंधे होने से वो कुछ कर नहीं पा रही थी। उसके ऐसा करते ही अशरफ थोड़ा दूर होता है। वही आशिमा गुस्से में चिल्लाते हुए, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उसे उठाकर लेकर जा सको। मैं क्या हूँ शायद ये भूल गए हो। ये सुनते ही अशरफ उसके गाल पर एक जोर से तमाचा मारता है। आशिमा जब तक खुद को संभाल पाती तब तक एक और थप्पड़ जड़ देता है, पर तमाचा और मारते हुए बोलता है, लगता है प्यार की भाषा तेरे को समझ नहीं आ रही। मैं अशरफ अली हूँ, मेरे लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। मैंने जिस काम में हाथ डाला है उसे पूरा करके रखता हूँ और वह लड़की तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसे तो लेकर जाऊंगा साथ में सब कुछ, और तुम्हारे इस इंडिया को भी खत्म करके। उसकी इतनी खतरनाक बातें सुन आशिमा भी एक पल के लिए डर जाती है, पर वह आवेश में आकर खुद के दर्द को कंट्रोल करते हुए बोलती है, जिस इंसान को तुम छूने की कोशिश कर रहे हो असर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तिल तिल कर तुम्हें मौत देगा। वो इतना ही कह पाती है कि अशरफ की आंखें चमक से जाती है और वो तुरंत आशिमा को देखते हुए बोलता है, क्या तुम असर को जानती हो। ये सुनते ही आशिमा जो बहुत कुछ बोलने वाली थी वो चुप हो जाती है। तभी अशरफ उसे झकझोरते हुए, क्या तुमने असर को देखा है। अब आशिमा के मुंह से एक शब्द नहीं निकलते। उसे अपनी गलती का रियलाइज हो चुका था कि शायद उसने गलत बात बोल चुकी है। उसको ना बोलते देख अशरफ जोर से चिल्लाता है, काली। यह सुनते ही एक आदमी वहां पर आता है तो अशरफ उसकी तरफ देखकर बोलता है, बड़े प्यार से मैडम से और सर की इन्फॉर्मेशन निकाले। वह क्या है ना, मैं भूल गया था कि एक रिपोर्टर है और यदि प्यार से ना मानो तो शरीर के पूरे हिस्से को छिल दो। मैं इसके साथ जो करना चाहूंगा कर लूंगा पर मुझे आज के आज इस असर के बारे में जानना है। आशिमा की रूह कांप पर जाती है जब वह ये सब सुनती है। अब उसे डर सा लगने लगा था। वो मन में बोलती है, अधीरा सॉरी प्लीज आ जाओ प्लीज। वहीं दूसरी तरफ राघव को भी अब तक पता चल चुका था। नेहा होश में आ चुकी थी और होश में आते ही जब वह राघव को देखते हैं तो डरकर उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। राघव के पूछने पर वो बताती है कि वो और आशना को कुछ सबूत मिले थे, इसलिए वो उसे फ्लैट की तरफ गए थे, पर वहां पहुंचते ही वहां पर कुछ लोग थे जो छुपे हुए थे और आशिमा को इस समय पकड़ लेते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं। वहीं उसमें से एक आदमी बोलता है, इस लड़की का क्या करना है। ये सुन एक आदमी बोलता है, हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो इसके साथ अच्छे से मजे करके जाते हैं। आखिर देखने में कम खूबसूरत तो है नहीं, पर एक लड़की को ही अभी बड़ी मुश्किल से सबसे छुपाते छुपाते ले जाना है। आशिमा को वो लोग बेहोश कर चुके थे। अब तक नेहा को देख वो सभी इधर उधर कुछ ढूंढते हैं और फिर उसे किचन के एक स्लैब में डालकर बाहर से लॉक कर देते हैं और फिर जाते हुए बोलते हैं, वैसे भी हमारे फ्लाइट में कोई नहीं आने वाला, कुछ समय बाद खुद ही दम तोड़ देगी। लगभग शाम हो चुकी थी। शाम के 7 बजे राजवंश हाउस में सभी लोग बैठे हुए थे। शाम का खाना कीर्ति, आन्या और प्रिया तीनों ही बना रही थी। शिवी अपने मोबाइल में कुछ काम कर हाल में ही बैठी थी। तभी पृथ्वी जी के मोबाइल में एक मैसेज आता है। उसे देखते ही पृथ्वी की हैरान हो जाते हैं। उनके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को देख राघवेंद्र जी कहते हैं, कोई परेशानी। ये सुन पृथ्वी राघवेंद्र जी को देखते हुए, पापा अकाउंट से 50 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। ये सुन सभी पृथ्वी जी को देखने लगते हैं। तभी राघवेंद्र जी कहते हैं, क्या 50 करोड़, इतनी अमाउंट किसे दी गई। ये सुन पृथ्वी बोलते हैं, पापा मैं तो कहीं किसी को भी नहीं दिया। दरअसल राघवेंद्र जी की कंपनी का अमाउंट का सिस्टम सारा पृथ्वी ही देखते थे। पृथ्वी भले ही उनके काम नहीं करते थे, पर राघवेंद्र जी पृथ्वी को सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते थे, इसलिए अमाउंट का सारा काम और पृथ्वी के ही हाथों में दिए गए थे। बिना उनके किसी साइन के कोई भी अमाउंट नहीं निकल सकता था। तभी पृथ्वी जी कुछ सोचने लगते हैं। पल पल सोचने के साथ ही उनका दिमाग खराब हो रहा था। तभी अचानक वो जोर से चिल्लाते हैं, राहुल राहुल। राहुल जो अपने कमरे में था वो उनकी आवाज सुन तुरंत बाहर आता है और बोलता है, क्या हुआ पापा। उनके चिल्लाने से अब तक सभी लोग वहां पर मौजूद हो गए थे।
किचन से आन्या, प्रिया भी सभी बाहर आ गए थे। तभी पृथ्वी जी सामने राहुल को घूरते हुए बोलते हैं, तुमने मुझे कल किस पेपर पर साइन करवाया था? ये सुनते ही राहुल घबरा जाता है। उसके चेहरे से पसीना निकलने लगता है, जिसे पृथ्वी बहुत आसानी से देख पा रहे थे। तभी विभा जी बोलती है, पृथ्वी क्या हुआ, आप ऐसे कैसे चिल्ला सकते हैं राहुल पर? तभी पृथ्वी की उन्हें हाथ दिखा देते हैं और राहुल को घूरते हुए बोलते हैं, राहुल हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, तुमने कल किस पेपर पर साइन करवाया? राहुल घबराते हुए बोला, वो कॉलेज में एक फंक्शन हो रहा है, उसी की पार्टिसिपेट के लिए मैं गार्जियन के रूप में आपका साइन लिया था, आपको बताया तो था। ये सुनते ही आन्या, प्रिया, शिवी भी सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि किसी भी फंक्शन में किसी पेरेंट्स का कोई काम नहीं होता है। वहीं राहुल जो जल्दबाजी में बेतुके बातें बना रहा था, उसकी पकड़ हर कोई कर लेता है। तभी पृथ्वी जी उठकर खड़े होते हैं और राहुल के गाल पर एक जोर से थप्पड़ मारते हैं और उसे घुरते हुए चिल्लाकर बोलते हैं, हमने तुम्हें कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया। तुमने हमसे किसी ब्लैंक पेपर पर हमसे साइन लेकर तुमने मेरे अकाउंट से 50 करोड़ रुपए निकाले हैं। ये सुन सभी हैरान हो जाते हैं। पिछले ही रात को जब पृथ्वी जी फाइल में कुछ काम कर रहे थे, उसी समय राहुल उनके पास आकर बोलता है, पापा मुझे कुछ साइन चाहिए, कॉलेज में सबमिट करना है। पृथ्वी जी बेख्याली में साइन कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वहीं राहुल घबराहट में बोलता है, यह आप क्या कर रहे हैं पापा? ये वह इतना ही का पता है कि पृथ्वी की उसे एक और थप्पड़ मारते कि विभा जी उसके सामने आ जाती है और उन्हें रोकते हुए बोलती है, पृथ्वी आप ये क्या कर रहे हैं, छोटा बच्चा नहीं है जो आप उसे मार रहे हैं। अगर उसने कुछ ऐसा किया भी है तब उससे पूछिए। ये सुन पृथ्वी जी गुस्से में, यही तो बात है विभा, 50 करोड़ कोई लाख 2 लाख खेल नहीं होता है। आखिर इसने 50 करोड़ हमारे अकाउंट से निकाला है। ये सुन राहुल की आंखों में डर से आंसू आ जाते हैं और वह विभा जी को कसकर पकड़ लेता है। तभी पृथ्वी जी उसके तरफ एक कदम बढ़ाते हुए, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या किया तुमने उस पैसे का? कहीं तुम भी किसी जुगाड़ियों के चक्कर में नहीं पड़ गए हो? ये सुन राहुल डरते हुए ना में सिर हिलाता है। तभी विभा जी पृथ्वी को हाथ दिखाते हुए बोलती हैं, आप पहले शांत रहें, मैं बात करती हूँ। ये बोल राहुल को अपने पीछे से आगे ले आती है और उसे बड़े प्यार से पूछती है, बेटा सच सच बताओ, इतनी बड़ी रकम का तुमने क्या किया? ये सुन राहुल मन में बोलता है, सच बता नहीं सकता और झूठ कितना बोलूंगा। उसके चेहरे के भाव देख पृथ्वी जी के गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। तभी पृथ्वी की विभा को अपने सामने से हटकर राहुल का हाथ पकड़ अपने सामने लाते हुए, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुमने क्या किया उस पैसे का? मुझे उसका रिपोर्ट अभी का भी चाहिए। क्या तुम कर रहे हो मेरे पीठ पीछे? ये सुनते ही राहुल गुस्से में अपने पापा को दूर धकेल देता है। उसके ऐसा करते ही पृथ्वी जी लड़खड़ा जाते हैं, पर वह गिर पाते हैं कि उन्हें किसी की मजबूत सहारा हाथ पकड़ लिया था। वह कोई और नहीं, आदित्य था। राहुल के ऐसा करने से अब तक सभी लोग खड़े हो गए थे। पृथ्वी जी जैसे ही पीछे देखते हैं, आदित्य को खड़ा पाते हैं तो वो खुद को संभाल खड़े होते हैं। तभी राहुल गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो आप मुझे ऐसे कह रहे हैं। 50 करोड़ ही दिया हूं, आपका पूरा संपत्ति नहीं छीन लिया हूं मैं। क्या आप लोग के पैसे पर मेरा हक नहीं है? क्या मैं उसे अपनी मर्जी से उसे नहीं खर्च कर सकता हूं? बात यदि लाख 10 लाख की भी होती है, 50 लाख की होती तो भी समझ आता। शायद राहुल को इसका अंदाजा नहीं था कि 50 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है। ये सुनते ही और राहुल की बदतमीजी भरी बात सुन पृथ्वी जी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी पृथ्वी का पीछे से आदित्य उनका हाथ पकड़ लेता है और उनके हाथों पर टैप करता है। ये पृथ्वी जी के लिए अपने लिए आदित्य का खड़ा रहना शौक भी था, खुशी भी थी और एक अजीब भी लग रहा था। तभी पृथ्वी आदित्य के नजरों को देखते हैं जो राहुल को ही देख रहा था। पृथ्वी एक टैलेंटेड आर्मी ऑफिसर थे। उसकी नजरों को देखते ही वो उसकी नजरों का पीछा करते हैं तो आदित्य की नजर राहुल के ही ऊपर ही थी। तभी पृथ्वी भी राहुल की तरफ गौर से देखने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिससे वह घबराकर आदित्य को देखते हैं। तभी पृथ्वी खुद को संभालते हुए राहुल से बोले, मैं तुम्हें एक दिन का समय दे रहा हूं, मुझे कल तक सारे के सारे रिपोर्ट चाहिए कि तुमने उस पैसा का क्या किया, नहीं तो मेरे घर से बाहर हो जाना। ये बोल वह ऊपर स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। वहीं राहुल भी गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वही कीर्ति का तो डर कर हालत खराब था। वो मन में बोलती है, अनुराग ने मुझे जो काम दिया है, अगर मैंने वो किया तो क्या होगा? उसे घबराया देख आन्या बोलती है, कीर्ति तू ठीक है? ये सुन कीर्ति हाँ में सिर हिलाती है। तभी आन्या बोलती है, ये जानवी किधर है? ये कह उसके रूम की तरफ चली जाती है। वही आदित्य और वीर जो अभी अभी आए थे वो ऊपर कमरे की तरफ चले जाते हैं। विभा अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। दादी जी भी बोलती है, हमारे घर को हो क्या गया है? लगता है किसी की नजर लग गई है। वहीं ऊपर राहुल अपने कमरे में सब सामान इधर से उधर गिरा अपने गुस्से को कंट्रोल किया जा रहा था। जब थक कर बिस्तर पर बैठ जाता है उसकी आंखों में नमी आ जाती है और वह नफरत से मन में बोलता है, निम्मी मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने प्यार करने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आज मैंने अपने पापा से बदतमीजी से बात की,
मैंने अपनी भाभी माँ समान को जहर दिया। तुम्हारे वजह से मैं हर किसी से बेरुखी दिखाए अपने प्यार करने की कीमत चुकाकर तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। ये बोल वो नफरत भरी आंखों से सिर्फ खुद को कोस रहा था। कोई दूसरी तरफ ऊपर स्टडी रूम में पृथ्वी चेयर पर बैठे अपना सर पकड़े बैठे थे। तभी वहां पर वीर और आदित्य दोनों पहुंचते हैं। उन्हें देख तुरंत पृथ्वी खड़ा होकर वीर जी बोलते हैं, वीर ये सब क्या चल रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बहुत कुछ हो रहा है और होने वाला है और मुझे नहीं पता। और यह राहुल राहुल के गर्दन पर क्या लगा था? ये सुन और उनके नॉनस्टॉप सवाल सुन वीर उन्हें पकड़कर बैठाता है और बोला, रिलैक्स पापा, हम आपको सब कुछ बताते हैं। ये बोल वीर सब कुछ पृथ्वी जी को बताता है। पृथ्वी की तो ये सुनकर अपना सर पकड़ बोलते हैं, मैं तो सोचा था ये सब उसी समय खत्म हो चुका है, पर यह सभी फिर से। ये सुन आदित्य बोलता है, ये सब कभी खत्म हुआ ही नहीं था, वो तो शुरुआत थी। तभी वीर बोलता है, उन्होंने हमारे घर में लगभग सभी लोग को टारगेट किए हैं। समझ नहीं आ रहा कि वो राजवंश परिवार के हर सदस्य को क्यों टारगेट करना चाहते हैं। इसे सुनते ही पृथ्वी जी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, जिसे आदित्य कब से उन्हें उनके चेहरे को ही देख रहा था, वही वीर भी पृथ्वी जी को ही देख रहा था। तभी आदित्य बोलता है, क्या कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता? आपको पता है? ये सुन पृथ्वी जी की माथे पर ठंडे पसीने आ जाते हैं। आदित्य पैर पर पैर चढ़ाकर वीर को देखते हुए बोलता है, तो तुम क्या कह रहे थे वीर? यह मेरी गलतफहमी है जो मैं सोच रहा हूँ। बहुत सारे राज इन्होंने अपने दिल में छुपा रखे हैं, पर इनकी जुबान से एक भी शब्द बाहर नहीं निकलते। बहुत खरी मिट्टी के बना है ये इंसान। उसका टोन सुन तो पृथ्वी की उसे घूरते हुए, बापू हूँ तुम्हारा, तमीज से बात करो। जैसे राहुल को थप्पड़ लगाया ना, वैसे तुम्हें भी लगा सकता हूं, और मैं यह नहीं देखूंगा कि तुम हो कौन। तुमसे दुनिया डरती होगी। अपने बाप को डराने की कोशिश करना भी मत। पृथ्वी जी को अपने ऊंची आवाज के बीच में अपनी घबराहट छुपाते देख आदित्य तिरछी नजरों से मुस्कुराने लगता है और बोलता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपना तरीका अपनाऊं जैसे मैं लोगों का मुंह खुलवाता हूं, या सीधे सीधे मुझे बताएंगे कि बात क्या है? ये सुन पृथ्वी उसे एक नजर देखते हैं और पसीना पोंछते हुए हताश हो जाते हैं और कुछ देर तक चुप रहते हैं। आदित्य और वीर भी चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी आदित्य थोड़ी गुस्से में अब अपनी जबान खोलने का कष्ट करेंगे। पृथ्वी जी एक गहरी सांस लेकर बोलते हैं, मैं किसी के कसम में बैठा हूं और मैं वो तुम्हें नहीं बता सकता। ये सुन आदित्य घूरने लगता है तो किसी पृथ्वी जी बोलते हैं, एक राज है जो तुम्हारी माँ का मेरे पास है, जिसको उसने मुझे बताया था, पर मैं वो तुम्हें नहीं बता सकता। पर मैं तुम्हें बस इतना ही कहूंगा, अगर उन्हें ये बात पता चल चुकी होगी कि सारिका मेरी पत्नी थी, तो फिर उन्हें ये भी पता चल चुका होगा कि उसके ना रहने पर वो राज मेरे पास है। शायद इसलिए वो राजवंश को टारगेट कर रहे हैं ताकि वो मेरे से मुंह खुलवा सके। ये सुनते ही आदित्य बोलता है, इसका मतलब सारा फसाद की जड़ आप है। और वह क्या राज है जो आपको पता है? ये सुन पृथ्वी उसे देखते हुए, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। पर आदित्य की कितनी गहरी आवाज सुनकर एक गहरी सांस लेकर खुद को सरेंडर करते हुए बोलते हैं, तुम्हें तो पता था कि तुम्हारी मॉम भले ही आर्मी ऑफिसर बनकर वहां पर आई थी, पर उसका दिमाग कितना तेज था। वो एक साइंटिस्ट थी जो डीडी के लिए कई तरह का लैब परीक्षण में बहुत ऐसी चीज बनाई थी जो अद्भुत थी, जिसमें से उसने तुम्हें बातों बातों में बहुत कुछ सिखाया था, जिसे तुम आज अपना ये राइफल का काम करते हो। ये बात आदित्य भी जानता था। आदित्य की माँ उसे बचपन में उसे बहुत बेसिक चीज बताती थी, हालांकि उस समय आदित्य को यह नहीं पता था कि उसकी माँ ये सब कैसे जानती है, क्यों जानती है। पर वो उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता था। पर शायद सारिका को पता था कि उसकी जिंदगी ज्यादा दिन नहीं है, उसकी जिंदगी खत्म होने के बाद उसकी सारी उपलब्धि खत्म हो जाएगी, इसलिए वह आदित्य को सब कुछ बताते जाती है। पर शायद सारिका एक दिन भूल जाती है कि आदित्य तो है ही बच्चा है, वह भले ही उससे यह न पूछे कि वो कैसे जानती है, पर पृथ्वी तो बड़ा था। जब उसने किचन में आदित्य को हर बारीकी, हर चीजों के बारे में, हर चीजों का उपयोग कैसे किया जाता है, सब मिसाइल के बारे में बताती है, तो पृथ्वी हैरान था। वो उस समय आदित्य से तो कुछ नहीं पूछता, पर वो जब आदित्य सो चुका था तब सारिका जो सारा काम कर रूम में बालकनी में खड़ी पृथ्वी का इंतजार कर रही थी। तो पृथ्वी जब अपनी ड्यूटी से आता है तो सारिका मुस्कुरा कर उसे देखती है, तो पृथ्वी के चेहरे के भाव कुछ डिफरेंट थे। ये देख सारिका बोलती है कि आप इतने मायूस, कोई बात है? कोई प्रॉब्लम है क्या? उसे इतना अपने लिए परेशान देख पृथ्वी के मन के अंदर जो थोड़ा गुस्सा था, जो थोड़ा डर था, वह एक पल के लिए शांत हो जाता है और देखता है सामने खड़ी औरत उसे कितना बेइंतहा प्यार करती है। ये सुनते ही वो सारिका को खुद के गले लगाकर उसके पीठ को सहलाते हुए बोलते हैं, शांत हो जाए, आप कितना पैनिक करने लगती है। सारिका जो बड़ी मुश्किल से अपनी यह जिंदगी पाई थी, वो प्री को कभी खोना नहीं चाहती थी। शायद इसलिए विभा के साथ शादी के बाद भी वह अपने हक के लिए प्री के साथ खड़ी रही, क्योंकि उसे सिर्फ वही चाहिए था और कोई नहीं, और उसने प्यार में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि उसे पृथ्वी के साथ अपनी जिंदगी जीनी थी। पृथ्वी सारिका को शांत कराकर नीचे बैठते हैं और उसका हाथ पकड़ बोलते हैं, सारिका क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती? दो। ये सुन सारिका उसे देख बोलती है, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये सुन पृथ्वी सारिका को देखते हुए बोलता है,
फिर मैं जो पूछूंगा क्या आप वो सच सच बताएंगे? सारिका मासूमियत से हाँ में सिर हिलाती है तो पृथ्वी बोलता है, आप सुबह किचन में आदित्य को जी राइफल बारूद के बारे में बता रही थी, इतनी बड़ी जानकारी आपको कैसे पता? ये सुनते ही सारिका शांत हो जाती है और पृथ्वी को देखने लगती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी उसकी बातें सुन लेगा। तभी पृथ्वी उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए, जहां तक मैं जानता हूं आप सिर्फ एक कैप्टन थी, कुछ समय के लिए शादी के बाद आपने ये चीज छोड़ दिया। पर इतनी बारीकी जानकारी। सारिका पृथ्वी की आंखों में एक डर देख रही थी, ये देख वो पृथ्वी के चेहरे पर हाथ रखते हुए बोलती है, प्रिय आप परेशान ना हो। हमारे अतीत की बहुत सारी बातें हैं जो आपको नहीं पता, पर मैं आपको सारी बातें तो नहीं बता सकती क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। पर मैं आपको ये बात जरूर बता सकती हूँ कि हाँ, मैंने एक साइंटिस्ट लैब में काम किया था, जहाँ पर बारूद ये सब बनाने का काम होता था, जिससे मुझे बेहद जानकारी है। इसी वजह से मैं वो आदित्य को बता रही थी क्योंकि वो बच्चा है और उसे ये बातें काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी, सिर्फ इसलिए। ये सुन पृथ्वी सारिका को देखते हुए, क्या सच में? सारिका हाँ में सिर हिलाती है तो पृथ्वी उसे गले लगा लेता है और सारिका की आंखों में आंसू गिर जाते हैं। पृथ्वी अपने सोच से बाहर आकर आदित्य को बताता है, उसके बाद उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि उनके पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो शायद बहुत घातक और विषैला चीज है जिससे दुनिया तबाह हो सकती है, पर उस फॉर्मूले को उन्होंने मुझे बताया नहीं। ये सुन आदित्य उन्हें देखते हुए, इसका मतलब वो सभी को लगता है कि वो फॉर्मूला आपके पास यानी कि राजवंश परिवार के पास है। ये सुन वो हाँ में सिर हिलाता है। आदित्य अपने सर को रगड़ने लगता है। बात जितनी सुलझी नहीं थी उतनी ज्यादा उलझती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शुरू कहाँ से करे। वहीं कुछ देर बाद सभी डिनर कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बड़ी मुश्किल से विभा राहुल को थोड़ा बहुत खाना बनाकर खिलाती है। वहीं जानवी भी बेमन से खाना खाकर जा चुकी थी। डाइनिंग टेबल पर रोहन ने जब जानवी को देखा तो उसे अपनी की गई हरकतों को याद आता है और बड़ी ही पछताता है कि जानवी को क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। पर फिर तुरंत उसे गुस्सा भी आता है कि बात कितनी भी ना समझ की हो, पर जानवी की यह हरकत उसे जरा भी पसंद नहीं आई थी। वही आदित्य जो अभी अपने स्टडी रूम में वीर के साथ बैठा था, उसके फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज को पढ़ते ही आदित्य स्टडी रूम का एक ड्रॉ खोलता है और अंदर से 2 बंदूक ले अपने पीछे रखता है। वीर बिना कुछ कहे आदित्य को देखता है, तो आदित्य उसकी तरफ एक बंदूक उछाल कर बोलता है, यहाँ के सारे जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ जरूरत पड़ने पर तुम इसका यूज करोगे। वीर बोलता है, मैं चलूं? ये सुन आदित्य बोलता है, तुम्हारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है मुझे 1 या 2 दिन भी लग जाए या फिर मैं कल तक आ जाऊं, तब तक तुम यहाँ सब कुछ संभाल कर रखना। और हाँ, शिव को कॉल कर यहाँ पर बुला लो। आदित्य का पृथ्वी को हर चीज बताने का सबसे बड़ा मेन रीजन यही था क्योंकि पृथ्वी वीर से ज्यादा कैपेबल थे सभी को प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि आखिर थे तो वो आदित्य के बाप और एक शार्प शूटर भी। इसीलिए उसे हर चीज उन्हें बताया ताकि जरूरत पड़ने पर वो बिना सवाल किए हर किसी को प्रोटेक्ट कर पाए। वही आदित्य बाहर जाने लगता है तो वीर बोलता है, आन्या से मिलकर जाना। ये सुन आन्या के कमरे की तरफ चला जाता है। आन्या जो बिस्तर पर बैठी अपनी बुक में कुछ पढ़ रही थी, आदित्य को आते देख वो बुक को एक साइड रख मुस्कुराते हुए बोलती है, आदि आप आ गए हैं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुन आदित्य आन्या के पास जाता है। आन्या जो अब तक उठकर खड़ी हो गई थी, वो आदित्य को देखते हुए बोलती है, क्या हुआ आदित्य, आपका चेहरा इतना गंभीर क्यों है? क्या कोई बात हुई है या मैं कुछ? वो इतना ही कहा पाती है कि आदित्य उसके होठों पर उंगली रख उसको अपने सीने से लगा लेता है और उसके सर को सहलाने लगता है। आन्या अब सुबक रही थी। आन्या अब वो रिधिमा नहीं रह गई थी जो चुलबुली हद से ज्यादा सबको परेशान करने वाली, किसी से ना डरने वाली लड़की थी। अब उसके साथ ऐसी स्थिति उसके साथ होने की वजह से वो चुलबुलापन, वो दबन गई, हर चीज खत्म हो चुकी थी क्योंकि यह आन्या एक ऐसी आन्या थी जिसे बुरी तरह से डराकर टॉर्चर किया गया था, जिसे फिजिकल टॉर्चर किया गया था, जिसे मेंटली टॉर्चर किया गया था, और आज ये दशा थी कि यह थोड़ी थोड़ी बात पर घबरा जाती थी। आन्या उसके सीने से लगी रहती है। तभी आदित्य बोलता है, डोंट पैनिक, सब ठीक है, भूलो मत तुम किसकी वाइफ हो। ये सुनते ही आन्या के हाथ उसके सीने पर कस जाते हैं और वो नम आंखों से आदित्य को देखते हुए, आदि क्या कोई बात है जो मुझे नहीं पता? आपको पता है राहुल भी अजीब हरकत कर रहा है, कीर्ति और उधर निम्मी भी, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? आदित्य उसका चेहरा हाथों में भर धीरे से उसके होठों को किस कर बोलता है, तुम बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है? ये बात कभी मत भूलना, और मैं जा रहा हूँ, कल तक वापस आ जाऊंगा, तुम चाहो तो जानवी के साथ सो सकती हो। ये बोल वह झुककर उसके होठों पर अपना होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। आन्या भी आंखें बंद कर आंसू भरी आंखों से उसे किस को महसूस करने लगती है। फिर आदित्य के पैशनेटली किस की वजह से उसके हाथ उसके पीठ पर चलने लगते हैं। आदित्य को जब महसूस होता है तो वो तुरंत उसे पीछे हो गया और बोलता है, टेक केयर और घर से बाहर कभी मत निकलना चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। ये बोल वो वहां से बिना ज्यादा देर रुके चला जाता है।
वहीं आन्या आदित्य को जाते हुए बस देखती रहती है और मन में ही बोलती है, क्या आदित्य के पास गन थी? क्या वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो उनके लिए खतरा है? ये सोच सोच उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है।